तो गाइस आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई एपिसोड में। अभी तक आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से हमारा एमसी इस प्रिंसेस के कांगयाल पियर को ढूंढने के लिए ताकि इसे ठीक कर सके समंदर तक पहुंच चुका होता है। और यहीं पर वो भागते भागते उसे ढूंढते ढूंढते किसी अलग रियल्म में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारी जो प्रिंसेस आई मीन जो यालान है वो हमारी प्रिंसेस का रोल निभाती है और उसका ब्रदर का रोल निभाने वाला एमसी का ब्रदर जियांगनान है। और तभी जो मछली थी यानी कि एक कुन है, इसे हम वेल भी कह सकते हैं या फिर कुन भी कह सकते हैं, जब ये हमारे प्रिंसेस को मिलती है तो वो काफी शौक हो जाता है और उन दोनों को देखकर वो कुन भी काफी शौक होता है और कहने लगता है कि जो यंग मास्टर है और जो जो प्रिंसेस है ये तो बहुत ही एक तरह के रिश्तेदार निकल गए। तो इसका मतलब ये हुआ क्या ऐसी पॉसिबल हो सकता है कि इस बार जो हमारा दुश्मन है वो इस बार उसे कोई बहुत ही बड़ा जियांग बेई कोई इंप्रेसिव फिगर मिला हुआ है, कोई रोल मिला हुआ है जिसके कारण वो हमें कभी भी भून कर खा सकता है। अगर जियांग बेई ने मुझे पहचान लिया इस मूवमेंट पर तो वो मुझे मारने में बिल्कुल भी देर नहीं निकालेगा, वो मुझे जिंदा मेरी स्किन को निकाल कर सुखाने डाल देगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से सोचूं तो उसके ब्रदर ने मुझे जब देखा था तो उसने मुझे पहचाना नहीं था उस मूवमेंट पर। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो जियांग ने आना है उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये बस उसके शकल जैसे दिखते हैं, वो रियलिटी में अपनी सारी की सारी जो मेमोरीज हैं वो भूल चुके हैं। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये ओरिजिनल में ये यहीं से बिलोंग करते हो। तो तभी सीन शिफ्ट होता है प्रिंसेस पर, जो कि उससे कह रही होती है कि लिटिल म्यूट आखिरकार तुम इतने ज्यादा बेवकूफ क्यों हो? अगर तुम्हें कोई बुली करता है तो तुम्हें उसके फाइट करनी चाहिए वापस लौट कर। तुम्हें इस तरीके से दूसरे को बुली करते हुए नहीं देख सकते। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और ऐसा कहने वाली प्रिंसेस किसी और से नहीं बल्कि मैं हमारे एमसी से कह रही होती है, जो कि डम बन रहा होता है, उसे कुछ भी याद नहीं है। तो वो डांटते डांटते प्रिंसेस से कहने लगती है कि जो मेरा ब्रदर है उसने मुझे लेक्चर दिया था जिसके कारण मेरे कान बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। और जब वो वहां से जाने लगता है वो लिटिल म्यूट यानी कि हमारे एमसी बस उसको देख जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और जाकर तुरंत उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाती है। और जैसे ही वो उसके कानों को छूता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होता है, तो वो प्रिंसेस उसे धकेल देती है और कहने लगते हैं कि लिटिल म्यूट तुमने वाकई में बहुत ज्यादा बुरी बुरी चीजें और हैबिट्स सीख ली हैं, जल्दी से जाओ और अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करो। और इतना कहने के बाद प्रिंसेस वहां से बाहर आ जाती है क्योंकि ये अभी भी अपने ब्रदर से काफी ज्यादा उदास है। तो अपने बेड पर जाकर लेट कर सो जाती है और कहने लगती है कि लिटिल म्यूट इस बार तुम देखा जाए तो तुम समय के साथ साथ बहुत ज्यादा हरामी होते जा रहे हो। लेकिन जब मैं पहली पहली बार जब लिटिल म्यूट से मिली थी उस मूवमेंट पर ये ऐसा नहीं हुआ करता था, ये उस वक्त काफी ज्यादा मासूम था। तो कहानी उस मूवमेंट पर जाती है जब प्रिंसेस हमारे एमसी इस लिटिल म्यूट से मिली थी, जहां पर कुछ लोग उसे बुली करने में लगे हुए थे और कहने में लगे तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर तुम इतने ज्यादा स्किल्ड हो लेकिन तुम जब बात ही नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी कौन ही इज्जत करेगा। तभी दूसरा बंदा आता है, कहने लगता है एग्जैक्टली तुम सही कह रहे हो। अब जबकि ये बोल भी नहीं सकता है तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है पर्सनल गार्ड की वो भी बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम तो किसी काम की नहीं हो। अब जबकि तुम किसी काम की नहीं हो, चलो मुझे तुम्हें पीटने दो और यहाँ से धक्के मार के मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। जैसे कारण यह बहुत ज्यादा घबराने लगता है। और जब इस तरीके से बुली किया जा रहा होता है तो प्रिंसेस वहां पर आती है और उन दोनों के दो जोरदार किक मारकर उनको वहां से बाहर भगा देती है ताकि वो इस लिटिल म्यूट को बचा सके। और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ अगर ये बंदा बोल नहीं सकता तो, लेकिन तुम्हें इसकी यहाँ पर गलती निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें कभी भी एक बुक को उसकी कवर से नहीं जज करना चाहिए और तुम बिल्कुल भी डरो मत, ये प्रिंसेस तुम्हारी मदद करेगी और मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें लड़ना चाहिए। खैर मैं तुम्हें आज से ऑर्डर दे रही हूँ कि आज से और अभी से तुम मेरे गार्ड बनकर रहोगे और मेरी सिक्योरिटी मेरी मदद करोगे और तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से और अभी से ये प्रिंसेस तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी कभी भी और हमेशा। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा घबराता है और पीछे मुड़ता है और इस प्रिंसेस से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो प्रिंसेस को बहुत ज्यादा शौक लगता है और मन ही मन में कहने लगती है कि ये बंदा इतना ज्यादा बेवकूफ है क्या। और ये कहते कहते उस मोमेंट की याद कर रही होती है जब उसने उसके कानों पर हाथ लगाया था और कहने लगती है कि नेक्स्ट टाइम ये प्रिंसेस इस बंदे को जरूर सबक सिखाएगी। तभी दूसरी तरफ कहानी जाती है हमारे ब्रदर के हमारे एमसी के ब्रदर की तरफ, जंगनान की तरफ, जो कि अब इस जगह का एक यंग मास्टर बन चुका है। कुछ लोग आते हैं, कुछ गार्ड्स उसके पास, और गार्ड आकर उसे बताने लगता है कि यंग मास्टर जो पैलेस मास्टर है और मैडम ने आपको जानियान हॉल में बुलाया है और वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद ये काफी सरप्राइज होता है और मनी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जानियान हॉल, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस मैटर के बारे में बात करनी होगी उन्हें। और तभी उसके बगल में एक वेल यानी कि एक कुंड रखी होती है, तो उसकी तरफ देखते उससे क्या लगता है कि इस कुंड को मैंने थोड़े बहुत समय से पाल कर रखा हुआ है और उसने अपने इस एक्योटिक एनवायरनमेंट को, मर्वल फॉक के पैलेस को अच्छी तरीके से अडोप्ट कर लिया है। अब ये यहाँ पर आसानी से रह सकती है कुंड। और उसे उसकी जगह से उठाकर सीधे उस गार्ड को देते उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से इस कुंड को मेरी लिटिल प्रिंसेस के पास ले जाओ, क्योंकि मैं उस लिटिल प्रिंसेस को इस चीज को एज अ गिफ्ट उसे देना चाहता हूँ। इस तरीके का बिहेवियर देखने के बाद ये बंदा भी काफी पूरी तरीके से शॉक हो रखा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। और इस वक्त ये काफी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उससे क्या लगता है कि जाकर लिटिल प्रिंसेस को ये बता देना कि उसकी बर्थडे पार्टी को आज रात को मैं आ नहीं पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बर्थडे पार्टी में अकेले बैठकर उदास हो रही होती है और कहने लगती है कि आज मेरा बर्थडे है लेकिन
लेकिन न फादर न मदर और ना ही मेरे क्लैन के कोई भी मेंबर, मैं समझ सकती हूँ कि वो तो नहीं आ सकते। वह सभी के सभी व्यस्त होंगे, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि आखिरकार मेरा जो ब्रदर है वो यहाँ पर मुझे बर्थडे विश करने क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ हमारा जो एमसी है यानी कि लिटिल म्यूट उसकी तरफ आया होता है उसे बर्थडे विश करने के लिए, और उसके गिफ्ट के तौर पर एक टर्टल लेकर आया था। और ये टर्टल कोई और नहीं बल्कि मैं ये वही बंदा है जो कि इसके पीछे पड़ा हुआ था इल्यूजन से बाहर रियलिटी वाले वर्ल्ड में, और उससे कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने इस जगह से बचकर निकलना होगा। क्या ये पास्ट लाइफ में मेरी ऐसा कुछ हुआ था? मुझे तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मेरे लिए। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब होगी कि मैं इस इल्यूजन में आने के बाद डायरेक्टली जियांग बई के हाथों में लग जाऊंगा। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि मैं प्रिंसेस के लिए जो गिफ्ट लेकर आया हुआ हूँ क्या वो इसे पसंद करेगी, उम्मीद तो करता हूँ। और सोचने लगता है कि किस तरीके से उसे ये टर्टल मिला था। जब ये टर्टल पहली पहली बार इस इल्यूजन वर्ल्ड में आया था तभी जियांग बई का उससे मुकाबला हुआ, और जब उसने उस पर पैर रख दिया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि कौन है यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि किसने आकर मुझ पर पैर रख दिया, कि आखिरकार तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने कि तुम्हें देखकर नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे पास आंखें नहीं है। अब ये टर्टल ऐसे चिल्लाते हुए देखता है तो एमसी कंफ्यूज होता है और उससे क्या लगता है कौन बात कर रहा है इस तरीके से। और जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो अपने पैरों के नीचे देखता है जहां पर वो टर्टल चिल्लाते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम्हें तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि एक डीमन यहाँ पर नीचे चलने में लगा हुआ है और तुम्हारे जो पैर है वो मेरे ऊपर रखे हुए हैं, तुम्हारे बदबूदार पैर कहीं के। और जब वो अपने पैरों को नीचे देखता है तो वहां पर एक बोलता हुआ टर्टल उसे दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज और काफी शॉक हो जाता है और काफी एक्साइटमेंट से भी भर जाता है एक पल के लिए तो। लेकिन इसकी इस तरह की एक्सप्रेशन देखने के बाद टर्टल काफी इधर से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि शिट, अरे यार मेरी किस्मत वाकई में इतनी खराब निकलनी थी कि कोई बंदा और ना मिलते हुए मुझे मेरा मुकाबला इस जियांग बेई से हो गया। और जैसे ही हमारा एमसी उसे उठाने लगता है तो टर्टल चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हे जरा एक मिनट रुको जियांग बेई, क्या तुम वाकई में अब मुझसे अपना बदला अभी लेना चाहते हो? क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? लेकिन इसे तो कुछ भी याद नहीं होता और वो टर्टल को उठाकर देखकर खुश होता है और कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा एक अच्छा और बोलने वाला टर्टल मिल चुका है। ये तो वाकई में लाखों में एक है, लाखों में एक। अगर ये चीज वाकई में इतनी ज्यादा टफ है, चलो देखते हैं कि आखिरकार ये चीज मेरे काम आएगी या नहीं आएगी। दूसरी तरफ ये टर्टल वहां से निकलने की कोशिश करता है, उससे क्या लगता है कि अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, अगर तुझमें इतनी ज्यादा हिम्मत है तो आ जा इल्यूजन से बाहर, फाइट कर देखते हैं कि कौन यहाँ पर कौन जीतता है। चलो आज मुझ पर तुम अटैक करके देख लो भाई, अभी तो मैं कमजोर हूँ तो इसलिए तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो। आखिरकार तुम किस तरीके के हीरो अपने आप को समझते क्या हो? और इस तरीके से हमारे एमसी को ये टर्टल मिला था, लेकिन एमसी अभी भी इस बात से कंफ्यूज है कि ये टर्टल जब मुझे मिला था तो ये टर्टल जब मुझे मिला था तब पहली पहली बार पता नहीं क्यों ये मुझे जियांग बेई नाम से कहकर बुलाने में लगा हुआ था। मुझे नहीं पता कि आखिर ये जियांग बेई है कौन। खैर वो सब छोड़ो, मुझे लगता है कि ये जो गिफ्ट मैं लेकर आया हूँ प्रिंसेस के लिए वो उसे पसंद करेंगी, बस उतना चाहता हूँ मैं। दूसरी तरफ टर्टल को गुस्सा आती है और वो कहने में लगा हुआ होता है क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? क्या तुम्हारा मुंह बंद हो चुका है? क्या तुमने अभी तक यहाँ पर एक भी शब्द नहीं कहा? दूसरी तरफ कहानी प्रेजेंट में जाती है जहां पर हमारा एमसी प्रिंसेस को मनाने के लिए उसके लिए गिफ्ट लेकर आया होता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए मन में सोचते हुए कहते हुए जा रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो प्रिंसेस है वो इस मेरे टर्टल को पसंद करेगी या नहीं करेगी। इस वक्त ये पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, बस सोचने लगता है और हिम्मत किसी तरीके से अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और क्या लगता है खैर भूल जाए इसके बारे में। और किसी तरीके से जब अपनी हिम्मत इसने जुटा ली है तभी उसको पिंच करता है उसके बुलाने के लिए प्रिंसेस को। तो प्रिंसेस उसको देख लेती है और उससे कहने लगती है क्या हुआ लिटिल म्यूट, आखिरकार तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाने में लगे हो? और जब ये सोच ही रहा होता है शर्माते शर्माते गिफ्ट देने के बारे में तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आता है और उससे क्या लगता है कि प्रिंसेस जो यंग मास्टर है उन्होंने आपके बर्थडे के लिए एक गिफ्ट भेजा है। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस एक्साइटमेंट से भर जाती है और गिफ्ट की तरफ बढ़ पड़ती है और कहने लगती है कि मेरे ब्रदर ने, आखिरकार मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट के तौर पर क्या भेजा है। जब इस तरीके से इग्नोर किया जाता है हमारे एमसी को तो वो काफी शॉक हो जाता है और जब वो प्रिंसेस उस कुन को देखती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और खुशी से भर जाती है और कहने लगती है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा जो ब्रदर है वो मुझे गिफ्ट के तौर पर एक कुन प्रोवाइड कर पाएगा। तो सिक्योरिटी गार्ड उससे कहने लगता है कि बस बात इतनी सी कि यंग मास्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की वजह से वहां से जाना पड़ा, इसलिए वो पर्सनली यहाँ पर आपको ये गिफ्ट देने के लिए नहीं आ पाया, इसलिए मुझे उन्होंने यहाँ पर भेज दिया है। प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि मेरे इस जो गिफ्ट मिला है इस कुन के बदले में मैं अपने ब्रदर को इस बार माफ करने के लिए तो तैयार हूँ। तब हमारा एमसी इसकी ऐसी इतनी खुशी देखता है तो वो काफी उदास महसूस करता है और क्या लगता है कि यंग मास्टर ने हमारी प्रिंसेस के लिए एक कुन ढूंढ कर दी है। मुझे लगता है कि इस बार जो मेरा बोलता हुआ टर्टल है वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। तब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये गिफ्ट उसे देना चाहिए? तो प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि वैसे एक बात बताओ लिटिल म्यूट, तुम अभी मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन वो मना करने लगता है। तो प्रिंसेस से पूछती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन तुम अभी बुला तो रहे थे। खैर वो सब छोड़ो, ये कितनी अनोइंग वाली बात है कि तुम यहाँ पर मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं कह सकते। जब वो जोश जोश में प्रिंसेस ऐसा कह देती है तो हमारा एमसी कहने लगता है कि मैं तो उससे बोल ही नहीं सकता ना। जब इस बात का
होश ऐसे आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कहने लगती है कि ओह शिट! मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी कि ये बोल नहीं सकता है, ये तो गूंगा है। खैर उसे मनाने के लिए हमारी प्रिंसेस उससे कहने लगते हैं, खैर वही सब भूल जाओ, तुम यहाँ पर बैठो और आओ मेरे साथ मिलकर खाना खाओ। जो खाना है वो वैसे भी ठंडा होने में होता जा रहा है। जब प्रिंसेस की इतनी ज्यादा क्लोज आ जाती है, लेकर जाने लगती है, तो हमारा एमसी शर्मा जाता है और वहां से भागने लगता है और इससे कहने लगता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अपने इस प्रिंसेस को, ये बेकार सा टर्टल और शेबी टर्टल, उसे बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता, जो कि मैंने गिफ्ट के तौर पर उसे तैयार किया था उसके लिए। और जब हमारा एमसी वहां से भागकर चला जाता है तो प्रिंसेस कंफ्यूज होती है और उससे पूछने लगती है कि मैं किस तरह कोई मॉन्स्टर वगैरह हूँ क्या, ये बंदा मुझे देखकर इतनी ज्यादा क्यों भाग जाता है यहाँ पर जब भी मैं इसके क्लोज आने की कोशिश करती हूँ। तो तभी हमें साइड रूम में दिखाया जाता है टूनान हॉल में, जहाँ पर एक प्लेट के अंदर उस टर्टल को रख दिया गया है और फटी पड़ी होती है। उस टर्टल की घबराते हुए कहने में लगा होता है कि आखिरकार ये जगह इतनी ज्यादा ठंडी क्यों रखी है, ये मुझे कुछ बुरा लग रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पता चलता है कि हमारा एमसी उस टर्टल को गोल गोल घुमाने में लगा हुआ है। तो टर्टल उससे क्या लगता है कि जियांग भाई, तुमने फाइनली बकवास करना तुमने बंद कर दिया है, लेकिन अब तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, लेकिन तुम आखिरकार अभी भी ऐसे ऐसे गंदी गंदी हरकतें क्यों करने में लगे हुए हो, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, तुम मुझे इतना तंग क्यों कर रहे हो। जब हमारा एमसी उसकी ये फालतू की बकवासें सुनता है तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि ये जो टर्टल है वो बार बार मुझे जियांग भाई कहकर क्यों बुलाने में लगा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं इसको पहले से जानता हूँ। खैर अगर इस बारे में सोचा जाए ध्यान से तो यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सी चीजें होने में लगी हुई है और मेरे आसपास एक अजीब सी वुमन भी घूमने में लगी हुई है, जो कि उड़ने में लगी हुई है, वो भी मुझे जियांग भाई कहकर ही बुलाने में लगी है। और तभी हमें उस टूनान हॉल के एंट्रेंस पर दिखाया जाता है, जहां पर वो जो उड़कर वुमन चिल्लाने में लगी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि में हमारी सिस्टम होती है, जो कि एमसी को जगाने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है कि होस्ट तुम्हें जगना होगा, तुम यहाँ के कोई गार्ड वगैरह नहीं हो, बल्कि मैं तुम जियांग भी हो, तुम्हारा नाम जियांग भी है, तुम याद तो करो। ये इल्यूजन वाकई में इतना पावरफुल है कि सिस्टम भी इसके सामने कुछ भी न टिक पाया। और वो उससे कहने लगती है कि जियांग भी, ये पूरा का पूरा बस एक इल्यूजन है, वो भी कांगयून पीएलडी के अंदर, तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा, तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि तुम यहाँ से बाहर निकल सको। जब ये बात हमारा एमसी सुनता है तो वो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि इल्यूजन, ये किस तरीके का इल्यूजन हो सकता है, मुझे यहाँ पर रहते रहते कम से कम 100 सालों से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये कैसे इल्यूजन हो सकता है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब जब सिस्टम की बात हमारा एमसी बिल्कुल भी नहीं मानता तो सिस्टम भी परेशान हो जाती है और उससे कहने लगते चिल्लाते हुए, ये पूरी तरह से रिडिकुलस हो चुका है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरा जो होस्ट हुआ करता था एक समय पर, वो अपने आप को लेवल अप करने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करता था और दूसरों को कितनी ज्यादा बुराई करता था कि वो गुस्सा हो जा होते थे इसकी हर एक बात सुनने के बाद, जिससे कि इसके लेवल अप हुआ करते थे। लेकिन अब मेरा होस्ट क्या करेगा जब वो पूरी तरीके से उसका मुंह ही बंद हो चुका है, बोल ही नहीं सकता वो। खैर अब जबकि जो मेरा होस्ट है वो ऑलरेडी इस मिस याल लान और कांगयुन पीएलडी के बीच के कनेक्शन में आ चुका है, तो अब मैं उसमें क्या ही कर सकती हूँ। ये बात जब सुनता है तो हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके मुंह से, सिस्टम के मुंह से यान लान नाम निकलने में लगा हुआ है। लेकिन तभी सिस्टम की दिमाग की बत्ती जलती है और वो काफी ज्यादा सीरियस चेहरा बनाती है और उससे कहने लगती है कि अगर मैं मिस यान लान को ढूंढ लूं और उन्हें कोई ऐसा क्लू प्रोवाइड करवा दूं कि किस तरीके से इस इल्यूजन से बाहर निकला जाता है तो कैसा रहेगा। तभी हमारा एमसी थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि ये जो याल्लान चिल्लाने में लगी हुई है, ये नाम कुछ जाना पहचाना से क्यों लगने में लगा हुआ है मुझे। तभी कहानी करंट और प्रेजेंट में आती है, जहां पर वो टर्टल को घुमाने में लगा हुआ उसके साथ खेल रहा है और खेलते खेलते मन में सोचते हुए कह रहा होता है, अब जबकि ये टर्टल है वो इस जियांग बेई को जानता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो याल्लांग को भी जानता होगा। तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए एक पेन और पेपर उस टर्टल के पास लाकर रख देता है, जिसको देखकर टर्टल कंफ्यूज होता है और उससे क्या लगता है कि तुम अब अचानक से क्या जानना चाहते हो मुझसे, और इतना पोलाइट क्यों हो चुके हो। क्योंकि सच्चाई जानना चाहता है तो हमारा एमसी उससे अच्छी तरीके से बात करने लगता है, बिहेवियर अच्छी तरीके से करने लगता है और यालन के बारे में पूछता है। तो टर्टल थोड़ा सोचने की एक्टिंग करता है और उससे क्या लगता है, ओह यालन, यालन कोई और नहीं बल्कि मैं वही मलफॉक प्रिंसेस है जिससे कि तुम सिक्योरिटी गार्ड बनकर रहने में लगी हुई हो। ये बात सुनने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है हमारा एमसी मन में सोचते हुए, क्या जो यालन है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हमारी प्रिंसेस है। तो टर्टल उसे बताने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम और जो युवा यालन है वो कपल नहीं है क्या। जब उस वुमन को हमारे द्वारा कैप्चर कर लिया गया था तो उस वक्त जो जियांग बेई है वो काफी तो नर्वस नजर आ रहा था, उससे पता चलता है कि ये दोनों कपल होंगे गारंटी से। लेकिन इस वक्त हमारे एमसी को कुछ भी याद नहीं होता, तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग की बुढ़िया बुझिया हो जाती है कि हमारा एमसी यालन को पसंद करता है, लेकिन जो जियांग बेई है वो यालन को पसंद करता है, लेकिन हमारा एमसी प्रिंसेस को पसंद करता है। पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि यालन देखी जाए तो वो प्रिंसेस है और मैं उस यालन के साथ एक कपल हुआ करता था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं प्रिंसेस के साथ कपल हुआ करता था। ये बात सुनने के बाद वो काफी एक्साइटमेंट और शर्म से भर जाता है, तो वो अपनी शर्म को ना छुपाते हुए इस टर्टल को गोल गोल घुमाना चालू कर देता है। तो टर्टल उसे चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जो मरफॉक लिटिल प्रिंसेस है और उसके साथ तुम कपल हो, लेकिन तुम्हारी एक्सप्रेशन देखकर वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो चुका हूँ मैं तो, और मैं तुम्हारी एक्सप्रेशन देखकर समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो।
और इतना सा कहने के बाद हमारा एमसी किसी तरीके से उस टर्टल को छोड़ देता है। टर्टल चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम कावर्डली सेल कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो, मुझे अभी तो कुछ देर पहले अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। खैर एक बात मुझे फिर भी समझ नहीं आई कि तुमने आखिरकार जो बर्थडे गिफ्ट है वो प्रिंसेस को दिया तो दिया क्यों नहीं। तो हमारा एमसी वापस उदास हो जाता है और मन ही मन में कहने लगता है कि नेचुरल सी बात है कि जो प्रिंसेस उससे ज्यादा बेटर, बढ़िया और गिफ्ट को डिजर्व करती हैं। आखिरकार तुम जैसा जो सस्ता सा बेकार सा स्किनी टर्टल है वो एक उनसे कंपेयर कैसे किया जा सकता है उस व्हेल से। ये देखकर हमारा टर्टल शर्म के मारे अपनी शकल छुपा लेता है और उससे क्या लगता है कि तुम सडनली मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो। तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार जो जियांग बेई है वो यहाँ पर हुओ यल्लान को क्यों नहीं पहचान पा रहा है, और इसको देखकर लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। क्या ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि आखिरकार जो जियांग बेई है वो भी डेस्टाइन्ड वन है कांगेयन पीरियड के लिए। और सच सच बताओ, कहीं सभी के सभी लोग यहाँ पर इतने ज्यादा खुश है लेकिन मेरे पास यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है जियानियन हॉल की तरफ, जहाँ पर प्रिंसेस उससे कहने लगते हैं कि लिटिल म्यूट, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे पास एक बढ़िया सा और सेक्रेट मिशन है, हमें इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। और तुम इस बात को याद रखना कि तुम इसे कंप्लीट करने के लिए कॉन्फिडेंट हो तभी तुम हाँ कहना, ये बताओ मुझे। जब इस तरीके से प्रिंसेस एमसी से पूछ रही होती है तो एमसी का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ा हुआ होता है शर्म के मारे। तो प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि अच्छा है, तुमने वैसे भी कुछ नहीं किया, बनाने किया है। तो रिसेंटली पे देखा जाए तो जो प्रिंसेस है उसने नोटिस किया है कि मेरा जो ब्रदर है, फादर है और मदर है, वह सभी के सभी लोग इस जैनियन हॉल की तरफ बहुत ज्यादा जाने में लगे हुए हैं। तो इस बार जो हमारा मिशन है वो सच्चाई के बारे में पता लगाने का क्या है कि आखिरकार जो जानियन हॉल में ये लोग कर क्या रहे हैं। ये बात सुनकर इतना ज्यादा क्लोज आ जाती है प्रिंसेस जब हमारे एमसी के, तो वो शर्मा जाता है और क्या लगता है कि मी और तुम, वो भी इतने ज्यादा इंटीमेट, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये किस तरह की रिलेशनशिप है हमारी। और वह लोग उस जेनियन हॉल के अंदर जाने के लिए चुपके चुपके अंदर जाने लगते हैं। तो प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए तुम इनविजिबिलिटी स्पेल तुम सबसे पहले हम दोनों पर एक्टिवेट कर दो, फिर हम उस स्पेल का इस्तेमाल करेंगे दूसरों पर चुपकी चुपकी नजर बनाने के लिए, यही हमारी टैक्टिस होने वाली है। जब इतने क्लोज आकर उसके कानों पर फूकती है तो हमारा एमसी शर्मा जाता है और क्या लगता है कि मेरे जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ने में लगा हुआ है। लेकिन अब जब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपनी इनविजिबल टेक्निक एक्टिवेट कर देता है और क्या लगता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जितना हो सके उतना इस प्रिंसेस से दूर रहना होगा, वरना ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए। प्रिंसेस हमारे एमसी की तारीफ करती है तो हमारा एमसी बिल्कुल शर्म के मारे लाल पड़ जाता है पूरा, क्योंकि उसकी जो इनविजिबल टेक्निक है वो काम कर चुकी होती है। और कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए कि आखिरकार मैं देखूं तो कि मेरा ब्रदर आखिरकार करना क्या चाहता है। और चुपके से नजर घुमाकर देखने लगती है दरवाजे के बाहर से, और वो देखती है वो किसी से बात करने में लगे हुए होते हैं। कोई कह रहा होता है कि पैलेस लॉर्ड यंग मास्टर, मैंने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज मिलाकर देख ली हैं और अभी भी सिर्फ एक ही चीज निकल कर आ रही है। ये बंदा होता है क्योन जी, इस मलफॉक ट्राइब का डिवाइनर, जो कि पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट कर बताता है कि जो मिलीनियर क्राइसिस आने वाली है वो पूरी तरीके से अनअवॉइडेबल है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। जिसे देखकर ये पूछता है कि कौन लाओ, यहाँ पर कोई एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम इसे रिजॉल्व कर सके। तो डिवाइनर से बताने लगता है कि यहाँ पर हमारे इस लेक में कोई भी वाटर नहीं बचा हुआ है और हम यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुके हैं। लेकिन कोई जो जेंटलमैन है वो अपने आप को अगर सेक्रीफाइस कर देते हैं हमारे अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए, तो हम इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मिलीनियर क्राइसिस है। और वो सारी की सारी सिचुएशन डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ हमारे यंग मास्टर पर। ये बात सुनकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो बड़ऊ सबको सच सच बताते हैं, उससे कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही सुना, जो 1000 ईयर पहले जो हुआ था, जो एंडलेस सी है वो अब मून एक्लेप्स कंटेंट से मिलने वाला है जल्दी। और जब ऐसा होगा तब यहाँ पर बहुत बड़ी सुनामी आएगी, जिसे हम लोग मिलीनियल क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर हमें इस समंदर का गुस्सा देखने को मिलेगा, जहाँ पर जितनी भी वॉल्केनोस है वो भी इरप्ट हो जाएंगी, एक बार फिर से पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय और तबाह होने लगेगी। और मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा उदास हूँ कि आखिरकार हमारे देश के कितने ज्यादा लोग इस वक्त जिंदा बच पाएंगे और कितने लोग अपनी फैमिली को खो देंगे और कितने लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इस बात को लेकर वह चिंता दिखाने में लगा हुआ होता है। तभी जो हमारा एमसी का ब्रदर है वो उसको देखता है, यानी कि यंग मास्टर, और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो एल्डर क्वाइन, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार मुझे करना क्या होगा बचाने के लिए। तो एल्डर क्वाइन उससे क्या लगता है कि सेक्रीफाइस, सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर का जो वीक वाटर साइकिल है वही इस कांगेयन पीरियड को कंडेंस कर सकता है, जिसके कारण इस सी यानी कि इस समुद्र को शांत किया जा सकता है। जब ऐसी बात प्रिंसेस सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी यंग मास्टर वहां पर किसी का होने का महसूस कर लेता है, जिससे कि अपनी पावर से ट्राई करता है देखने के लिए कि कौन हमारी बातें सुनने में लगा हुआ होता है। लेकिन पता चलता है कि वहां पर तो कोई भी है ही नहीं, क्योंकि हमारे एमसी ने उसको इनविजिबल जो कर दिया है, जिसको देखकर कहता है कि ये कोई इल्यूजन वगैरह है क्या मेरा। फिर थोड़ी देर बाद हमारा एमसी यानी सॉरी यंग मास्टर, हमारे एमसी का ब्रदर, अपनी प्रिंसेस के पास आकर कहता है जियाओ याओ हॉल के पास, और उसको थप्पड़ मारता है प्रिंसेस को और कहने लगता है कि क्यों यू, तुम बाशट कहेंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इस तरीके से नजर बनाने की। जब इसका ब्रदर इसके साथ ऐसी हरकतें करता है तो प्रिंसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो रोते रोते वहां से चली जाती।
और हमारा एमसी भी काफी उदास होता है। तो यंग मास्टर हमारे एमसी के पास आता है और उसे बुलाता है, और उसे बुलाने के बाद बैठाकर उससे पूछने लगता है कि तुम प्रिंसेस के साथ रहते रहते तुम्हें कितना समय हो चुका है। तो वो कहने लगता है कि कम से कम मुझे 1 डिकेड यानी कि 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है, और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है कम से कम। तो यंग मास्टर कहने लगता है कि खैर ये देखा जाए तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, और काफी समय भी हो चुका है देखे दूसरे तरफ से देखा जाए तो। खैर वो सब छोड़ो, मैंने ऑलरेडी सारी की सारी जितने भी यंगर जनरेशन है हमारे इस क्लैन की माइग्रेट करने के लिए व्यवस्था कर रखी है, अरेंज कर दी है। और आज यानी कि परसों के दिन तुम यहाँ पर प्रिंसेस और तुम एक साथ मिलकर इस जगह से बाहर जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें प्रिंसेस को सुरक्षित यहाँ से ले जाना होगा। मुझे पता है कि तुम प्रिंसेस के खिलाफ कितने ज्यादा लॉयल हो, तुम उतने ज्यादा लॉयल हो कि कोई भी तुम्हें खरीद नहीं सकता। और आज से और अभी से मैं उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम उसको सुरक्षित रखोगे। और उसके थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, एक बार जो हमारा एमसी जगह को छोड़कर चला जाता है, तो एमसी का ब्रदर यानी कि यही यंग मास्टर अपनी कल्टीवेशन को वहां पर एक्टिवेट कर देता है। जैसा कि एल्डर कॉइन ने उसे सब कुछ बताया था, वो वैसी वैसी हरकतें यानी स्टेप्स को फॉलो करता है। और क्या लगता है कि एल्डर कॉइन ने मुझसे कहा था कि जो वंस इन अ सेंचुरी वीक वाटर साइकिल है, वही सिर्फ इस कांगेयन पीरियड को कंडेंस कर सकता है, और कांगेयन पीरियड ही सिर्फ इस सी को यानी कि समुद्र को शांत कर सकता है। लेकिन अगर सच्चाई के बारे में आप सभी को लोगों को बताऊं, तो इस सच सच बात ये है कि उसे इस एल्डर को इस बारे में पता नहीं है कि मेरे पास जो वीक साइकिल आई मीन वीक वाटर साइकिल है वो मेरा नहीं है, बल्कि मैं उस रुओ का है, यानी कि इस प्रिंसेस का है। मुझे तो बस इसके द्वारा थोड़ा सा अफेक्ट हो चुका हूँ, इसलिए सबको लगता है कि ये साइकिल मेरे पास है। और वो इसे बनाने की कितनी भी कोशिश ही क्यों ना कर ले, लेकिन उसका जो तरीके हैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और जो प्यूरिफाइंग इफेक्ट होने में लगे हैं इसके साइकिलकरण, वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। और जिससे वो पेड़ लेने में लगा हुआ होता है उसे काफी गुस्सा आती है, और क्या लगता है कि तुम मेरे पेड़ को और मेरे ग्रैंड पेयर्स को प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करने में लगे हुए हो। और इसे बनाते बनाते सोचने में लगा था उस मोमेंट पर जब उसने उस प्रिंसेस को मारा, और सोचने लगता है क्या मैंने प्रिंसेस को कुछ ज्यादा ही मार दिया सुबह सुबह। इस बात को लेकर वो काफी उदास था। और थोड़ी कहानी थोड़ी सी पीछे जाती है, जिस मोमेंट पर सबसे पहले प्रिंसेस उससे मिलने के लिए आती है, जब ये क्वैन ये उस जगह को छोड़कर जा चुका था जेना हॉल को। तो प्रिंसेस आकर उसके पास कहने लगती है कि ब्रदर, आपकी जो कन्वर्सेशन चल रही थी ओल्ड मैन क्वैन जी के साथ, मैंने सारी की सारी सुन ली है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। लेकिन हमारा यंग मास्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, और उससे कहने लगता है कि ये यंग मास्टर होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रिंसेस फिर भी रोना जारी रहती है और कहने लगती है, लेकिन तुम मेरे ब्रदर हो, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरीके से मर जाओ। तो आखिरकार ये जो काम है वो तुम किसी और पर क्यों नहीं छोड़ सकते। और इसी कारण से हमारा ये यंग मास्टर है वो प्रिंसेस को जोरदार थप्पड़ मार देता है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जो कि उस बारे में सोचते सोचते काफी ज्यादा उदास होता है, और कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझसे कहीं नफरत ना करे। अगर मैं नहीं जाता हूँ मरने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए उस पेड़, तो मुझे लगता है कि मेरी जगह पर रुओ को वहां पर जाना पड़ेगा, यानी कि प्रिंसेस को। और मैं ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तभी हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग माइग्रेट रूट से निकलने में लगे हुए होते हैं दूसरी जगह पर। यहाँ पर प्रिंसेस उदास होती है और कह रही होती है, क्यों आए नहीं, तुम बेवकूफ कहीं के, तुमने ऐसा चुना तो चुना क्यों ऐसा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा लौटकर वापस आना पड़ेगा। जब हमारा एमसी प्रिंसेस को इतना ज्यादा उदास होता है तो वो देख नहीं पाता, और उसके सर पर जाकर पैर करने लगता है ताकि वो उसे शांत करा सके, जिससे कि ये बहुत ज्यादा भावुक और इमोशनल हो जाती है, और डायरेक्टली एमसी को गले लगा लेती है, और रोते रोते कहने लगते हैं कि लिटिल म्यूट, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि जो मेरा ब्रदर है वो मुझे और ज्यादा नहीं चाहता। लेकिन एमसी उसके तरफ पर देखता है और उसे शांत करता है, और यहाँ पर वॉइस ट्रांसमिशन की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और कहने लगता है कि प्रिंसेस, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यंग मास्टर है वो यहाँ पर अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए गए हुए हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि वो तुम्हें तो आपको प्रोटेक्ट करूं, वो आपको ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बात सुनकर प्रिंसेस काफी शॉक हो जाती है कि आखिरकार जो लिटिल म्यूट है उसने वॉइस ट्रांसमिशन यूज करना कब सीख लिया। जब प्रिंसेस को ये बात पता चलती है कि इसका ब्रदर इसको प्रोटेक्ट करने वाला है, तो वो काफी शॉक हो जाती है, और उससे कहने लगती है कि सिर्फ और सिर्फ घर को ही नहीं बल्कि मुझे ही प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, जहाँ पर बच्चा रोते रोते कहने में लगा हुआ था कि डैड हमें हमारे पास वापस नहीं आ रहे कि हमारे साथ। तो उसकी मॉम कह रही होती कि ऑफकोर्स ये बात है, जो सी गॉड है वो हमें प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। तो बच्चा कहने लगता है कि जो सी गॉड है वो वाकई में प्रोटेक्ट करेंगे कि हम लोगों को। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि ऑफकोर्स ये बात है, अगर वो वहाँ यहाँ पर सी गॉड आते भी नहीं है तो जो तुम्हारे डैड है वो वाटर में घुल मिल जाएंगे, और उस पूरे के पूरे ओशियन में, उस पूरे के पूरे समंदर में तुम्हारी मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और इतनी ज्यादा इमोशनल बात जब हमारी प्रिंसेस सुनती है वो थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और हमारा एमसी भी इस वक्त काफी ज्यादा उदास होता है उसे देखते देखते। तभी प्रिंसेस अपना मन बनाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि लिटिल म्यूट, चाहे कुछ भी हो जाए अब मुझे वापस जाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मम्फॉक क्लैन की एक प्रिंसेस हूँ और इस समंदर की डॉटर। तो मैं इस तरीके से अपने लोगों को मरते हुए फ्रंट लाइन पर इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भी जाकर फ्रंट लाइन पर फाइट करना चाहती हूँ, और मैं भी अपने ब्रदर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर फाइट करूंगी, और अपने ब्रदर को अकेला नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर वो मन बना लेती थी
टर्टल उससे कहने लगता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर हम लोग अपनी जान बचाकर भागने वाले हैं, लेकिन जो लिटिल प्रिंसेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो कुन भी इसकी ये बात सुनता है तो कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, आखिरकार जो डेस्टाइन वन है वो इस सी गॉड की लाइफ को एक्सपीरियंस करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो भी चॉइस ये मेक बनाने में लगी हुई या फिर लेने में लगी हुई है वो सारी की सारी जो चॉइस है वो सी गॉड के द्वारा, जो पास्ट के सी गॉड है उनसे इन्फ्लुएंस्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये इसके बिल्कुल दिल के अंदर से आने में लगी है, इसकी ये खुद की सोच है। जब हमारा एमसी ये बात सुनता है तो उसे गले लगाकर उससे कहने लगता है मन ही मन में कि जो प्रिंसेस है वो इतनी ज्यादा बहादुर है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो जितनी हुआ करती थी उससे भी ज्यादा बहादुर है। और जब इस तरीके से गले लगाते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हमारा एमसी किस तरीके से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा वहां पर उसे बचाने के लिए। और इस तरीके से देखते हुए प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और तुरंत हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते डायरेक्टली हमारे एमसी को किस कर देती है। ये देखकर हमारा टर्टल बीच में आकर उनको बीच में धक देता है और हम सभी जनता को बिल्कुल कुछ भी नहीं देखने देता। फिर दूसरी तरफ हमें उस जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर सुनामी आई हुई होती है और उस जगह के जितने भी डीमन मॉन्स्टर्स होते हैं, जहाँ पर सी टर्टल टर्टल वगैरह जितनी मछलियां वगैरह होती हैं, सभी के सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे हैं। और हमारे एमसी का ब्रदर यानी कि यंग मास्टर किसी तरीके से उन्हें बचाने की कोशिश करता है और वो उस कांगियन पीरियड को बनाने की कोशिश भी कर रहा होता है और कई बार फेल होने के बाद भी वह हार नहीं मानता और क्या लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बार फेल नहीं होने वाला। और ये कहते कहते अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते रोने लगता और उसके जो आंसू हैं वो उस कांगियन पीरियड पर जैसे ही गिरते तो तभी उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग एक फॉर्मेशन में खड़े हुए हैं। वही नहीं बल्कि मैं यंग मास्टर के साथ और भी ज्यादा लोग होते हैं और कहने लगते हैं कि इस फॉर्मेशन को अभी एक्टिवेट किया जाए। और फाइनली किसी तरीके से उसमें से एनर्जी निकलने लगती है। इसको देखकर यंग मास्टर खुश होता है और कहने लगता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर, मुझे पता है कि मेरा जो वीक वाटर साइकिल है उसे ये रिफाइन करने में मदद थोड़ी बहुत तो कर ही सकता है कम से कम। लेकिन जब ये इतना सोचने में लगा ही होता है तो कि तो भी इसके दिल पर अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिसके कारण उसकी एनर्जी इधर उधर बहने लगती है और वो कंट्रोल अपना खो देता है इस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन पर और तभी उसे तोड़ने की कोशिश करता है। और इसके जो भी यहाँ पर मकसद होते हैं वो यहीं पर सारे के सारे फेल हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या वाकई में मैं वाकई में ऐसा कर सकता हूँ, ये चीज अभी भी काम नहीं करी है, क्या मुझे अपनी सिस्टर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हर जगह पर सिर्फ भौकाल मचा हुआ होता है और क्या लगता है कि अरे नहीं, क्योंकि जो जिन टाइड वाटर का बैरियर है वो ऑलमोस्ट टूटने वाला है और वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी वहां पर इतना सोच ही रहा होता है तो प्रिंसेस भी पहुंच जाती है उसे बचाने के लिए और तुरंत उस कांगियन पीरियड को एक्टिवेट कर देती है। अपने वीक वाटर साइकिल को देखकर हमारा यंग मास्टर चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम आखिरकार वापस क्यों आ चुकी हो। तो परिस्थिति चिल्लाते उससे कहने लगते कि आखिरकार मैं इस तरीके के हीरोइक एक्ट में पार्टिसिपेट करने से अपने आप को कैसे रोक दूं, जब मेरा ब्रदर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसका ब्रदर किस तरीके से रोकने की कोशिश करता है, उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से बेवकूफ जैसी हरकतें मत करो, आखिरकार तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो। और किस तरीके से जो कांगियन पीरियड है वो प्रिंसेस की बॉडी में घुसने लगता है और तभी अचानक से वहां पर एक सांस एनर्जी इकट्ठी होने लगती है और उसकी बॉडी वाटर में कन्वर्ट होने लगती है। उसके बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि ब्रदर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो गॉड है वो हमें बचाने के लिए नहीं आए और वो हमें जाकर छोड़ चुके हैं, तो आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों है, आपको क्यों लगता है। और ऐसा कहते कहते वो पानी में बदल जाती है जिसको देखकर उसका ब्रदर काफी उदास होता है और चिल्लाते हुए रोने लगता है। तो प्रिंसेस उससे कहने लगती है क्या जो सी गॉड है हमारे वो वाकई में सो चुके हैं, जब उन्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आज से और अभी से चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं अपने सभी के सभी क्लैन मैन को प्रोटेक्ट करूंगी मैं। और तभी उस कांगेरू पेड़ में एक जोर का धमाका होता है और उस धमाके के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी होता है और जो क्राइसिस उनके ऊपर आई थी वो वहां पर टल जाती है, जिसको देखकर उसके क्लैन्समैन काफी खुश होते हैं और इससे कहने लगते हैं कि जो परेशानी हमें मिली नहीं है, से परेशान करने में लगी हुई थी, वो फाइनली यहाँ पर रिजॉल्व हो चुकी है। जब ओल्ड टर्टल और कुन इसको देखते हैं तो वो काफी शॉक हो जाते हैं, तो कहने लगता है कि हम इतने ज्यादा समय से भगवान से और बुद्धा से इस तरीके से प्रयत्न करने में लगे होते लेकिन हमें कोई बचाने के लिए नहीं आया था अंत में आकर, इसलिए अंत में आकर हमें अपने आप पर ही डिपेंड रहना पड़ा, दूसरों पर नहीं डिपेंड रहना चाहिए अपनी जिंदगी में, ये शिक्षा मिलती है इससे। खैर तभी कुन उससे कहने लगती है कि यहाँ पर इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी जो डिवाइन पर्सनैलिटी है इसके पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये डिवाइनिटी जरूर पजेस करती है। और वो यहाँ से जैसी प्रिंसेस गायब हो जाती है वो समंदर में बदल जाती है, तो हमारा एमसी देख को उदास होता है और मन में कहने लगता है क्या मेरी जो प्रिंसेस है वो वापस नहीं आने वाली कभी। और तभी वहां पर पता चलता है कि हमारे एमसी पर आकर एक जोरदार पंच मार जिससे सभी के सभी टर्टल और कुन वहां पर गिर जाती है और तो शौक हो जाते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यंग मास्टर एमसी के पास आकर कहने लगता है क्या मैंने तुमसे पहले क्या कहा था उस बारे में तो भूल चुकी हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करोगे, तो आखिरकार देखो अब तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है। तो हमारा एमसी रोने लगता है और उदास होते हुए कहने लगता है कि उसने जो चॉइस चुनी थी मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। और इसी तरीके से वहां पर 500 ईयर्स गुजर जाते हैं और वह उदास होते हुए कहने लगता है कि प्रिंसेस क्या अब मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी भी नहीं देख पाऊंगा, मुझे लगता है कि आज का दिन भी डेली की तरह ही गुजरने वाला है। और जो टर्टल है वो इसकी सारी की सारी परेशानियों को देखता है 500 सालों तक और मन ही मन में कहने लगता है कि जब से वो प्रिंसेस क्यूरियो की मौत हुई है या फिर वो यहाँ से चली गई है, जब से इस म्यूट ने यहाँ पर उनके लिए एक टेम्पल बनाया है और जब से वो डिसेबल्ड हुई है तब से ये टेम्पल की रिसर्च करने में लगा हुआ है। कम
से कम इसे 500 साल हो चुके हैं। तभी वहां पर सी के पीपल आते हैं, समंदर में रहने वाले लोग आते हैं जीव, और उससे कहने लगते हैं लिटिल म्यूट हम यहाँ पर अपनी अपनी हाइनेसेस यानी कि प्रिंसेस को देखने के लिए आए हुए हैं। तो ये जानकर काफी खुश होता है और कहने लगता है कि अब जबकि इस क्राइसिस को सॉल्व हुए कम से कम मिलेनिया गुजर चुका है, तो आखिरकार जो कांगयून इल्यूजन है वो डिसअपियर्ड क्यों नहीं हुआ है। ये टर्टल भी इस बात को जानकर परेशान हो रहा होता है। वहाँ पर जितने भी लोग उसके साथ आए हुए थे वो कहने लगते हैं कि प्रिंसेस हमने आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन फ्रेशली प्रोड्यूस्ड पेड़ लेकर आए हुए हैं, और ये काफी ज्यादा गरम गरम है। अब हमें उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। और सभी सभी अपनी फेवरेट डिशेस उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। और वो कोई रियल प्रिंसेस नहीं होती, बल्कि मैं उसी के द्वारा बनाई गई मूर्ति थी, वो मूर्ति हुई होती है जो कि हमारे एमसी ने उसकी याद में बनाई होती है। और कह रहे होते मन में सोचते सोचते, देखो प्रिंसेस आपको जाए हुए कितना ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन इतनी देर डीमन अभी भी आपको कितना ज्यादा प्यार करते हैं। इतना ज्यादा प्यार देखने के बाद उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते, जिसको देखकर हमारा एमसी कितनी शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि शिट, ये क्या अभी अभी यहाँ पर क्या प्रिंसेस थी? मैंने अभी अभी इसे मूव करते हुए देखा। जब ये इतना ज्यादा शॉक होता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और तुरंत हमारे एमसी को उसकी याद आ जाती है, तो वो फूट फूट कर वहीं पर रोना चालू कर दे, अपना सर पटक पटक कर, जिसको देखकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा उदास और शॉक हो जाते हैं। और वो सर पटक कर कहने लगता है कि प्रिंसेस मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। तभी प्रिंसेस उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि लिटिल म्यूट आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों रोने में लगे हो। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि प्रिंसेस उसके सामने आ गई, और प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि जरा देखो तो जरा, ये कितना ज्यादा वंडरफुल चीज है लिटिल म्यूट, क्या अब तुम यहाँ पर बात कर सकते हो? मैं तुम्हारे पास इसलिए आखिरी बार मिलने के लिए आई थी ताकि मैं तुमसे यहाँ पर आकर गुड बाय कह सकूं। ये बात सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है लेकिन ऐसे क्यों, और उसकी आंखों के सामने से प्रिंसेस वहां पर गायब हो जाती है, और पता चलता है कि वो बस उसके ड्रीम में आई थी उससे बाय बाय कहने के लिए। और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि प्रिंसेस कहाँ पर है, कहाँ पर है। तभी यहाँ पर वाटर स्पिरिट आती है और उससे कहने लगती है कि हे लिटिल म्यूट आखिर के तुम्हें दिखा नहीं दे रहा क्या? तो मैं अब उसे बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बंदा मुझे सुन नहीं सकता। तो पता चलता है कि जो जो लिटिल स्पिरिट होती है ना, वाटर स्पिरिट, वो प्रिंसेस से बात कर रही होती है। वो पूछ रही बताती है वो लिटिल स्पिरिट प्रिंसेस को कि ये बंदा अब तुम्हारी बातों को नहीं सुन पाएगा क्योंकि तुम अभी सोल फॉर्म में हो। तो ये सुनकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम कौन हो, और आखिरकार मैं लिटिल म्यूट मेरी बातें क्यों नहीं सुन पा रहा है। तो वो बताने लगती है कि मैं यहाँ की गार्डियन हूँ, इस पूरे के पूरे कांगयून पेड़ लेगी। अब जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, ये तुम इस सोल फॉर्म में, तो वो तुम्हें नहीं देख सकता क्योंकि तुम इल्यूजन में हो। क्या तुम ये बात भूल चुकी हो कि तब तुमने जहां पर एंट्री ली थी उस वक्त तुम इल्यूजन में फंस चुकी हुई थी? अब जब तुम्हारी मौत हो चुकी है तुम इल्यूजन से बाहर जाकर उससे जाकर मिल सकती हो, और सिर्फ यही एक तरीका है अगर तुम उससे मिलना चाहती हो। तो जब प्रिंसेस कंफ्यूज हो रही होती है तो लिटिल स्पिरिट उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, जिस पर्सन को तुम देखने में लगी हुई हो तुम उस इल्यूजन के बाहर जाकर उससे मिल सकती हो। अगर तुम इसे वापस से देखना चाहती हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि मैं डिवाइन रिलीजन को अटेन करना है और इस इल्यूजन को ब्रेक थ्रू करके निकल लेना है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की हुई होती है, कहानी प्रेजेंट में आती है कि किस तरीके से यहाँ पर मिल पा रहे थे। तो प्रिंसेस उसे बताने लगती है कि अब जबकि मैंने ऑलरेडी डिवाइन रिविलेशन को अटेंड कर लिया है तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तुम्हारे सामने इल्यूजन के बाहर, जिसको देखकर एमसी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि डिवाइन रिविलेशन आखिर क्या ये क्या चीज होती है। तो वो उसे बताने लगती है कि जैसे ही जब वहां पर मैं मर गई थी 500 साल पहले, तो यहाँ पर जितने भी समुद्र में रहने वाले इतने लोग हैं उन्होंने मुझे वर्शिप किया, मेरी पूजा की 500 सालों तक। उसके बाद इस बात का मुझे रियलाइज हुआ कि जो गॉड है वो दूसरों के फेथ पर जाकर बनता है, कि दूसरों के आस्था पर बनता है। अगर दूसरों का विश्वास तुम पर है और दूसरों की आस्था तुम पर है तो तुम गॉड बन सकते हो। ये बात सुनकर एमसी गुस्सा आती है, तो वो वाटर स्पिरिट के गले को खींचने लगता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा तो वो तुम थे जिसने हमको उस इल्यूजन के अंदर जाने की मुझे म्यूट बनाकर रखा हुआ था। तभी वो माफी मांगती वाटर स्पिरिट, उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो यंग हीरो, ये बस ऑटोमेटिकली एक ऐसा इल्यूजन था जो कि डेस्टाइन्ड बन के लिए बनाया गया था। और वाटर स्पिरिट से उससे रेज पॉइंट मिल जाते हैं एमसी को। तभी वो ओल्ड टटर उसके पास आते हैं, उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे ये बताओ कि जो सी गॉड का टेंपल है जो कि तुमने अभी मेंशन किया था वो कहाँ पर है। जिसको देखकर एमसी को गुस्सा आती है और उससे कहने लगता है कि हे, मुझे लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कोई गलत ईयर ओल्ड टर्टल होना, और तुम एक बात का बिल्कुल भी मत भूलना, यहाँ पर तुम इस बात को भूलो मत कि तुम्हारा जो यंग मास्टर के फॉलोवर है तुम जानने की मेरे फॉलोवर हो, और तुम्हारे सपना कैसे हुआ देखने का, यार की अपॉर्चुनिटी को छुड़ाने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे। जब वो गुस्सा कर रहा होता है तो टर्टल को भी गुस्सा आता है और उससे कहने लगता है कि वो बस उस इल्यूजन के अंदर था, मैं तुम्हारा गुलाम और कुछ नहीं। और तो और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उस किसी तरीके की सी गॉड इनहेरिटेंस की अपॉर्चुनिटी के बारे में। तभी दूसरा वाला बंदा भी उसके पास आता है जाने की वो कौन, और वो उससे कहने लगता है कि जियांग भाई तुम्हें लगता है कोई गलतफहमी हो चुकी है। उस इल्यूजन के दौरान जो मिस याल्लान है उन सभी लोगों ने वही डिसीजन मिस याल्लान ने वही डिसीजन लिए, वही रास्ता चुना जो कि हमारे फर्स्ट सी गॉड ने चुना था, और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो कई सारे सी डीमंस को बचा सके, मिलियंस में सी डीमंस उन्हें बचा सके। और इसने ऑलरेडी हमारे दिलों को जीत लिया और वो हमारे दिल में
ऑलरेडी हमारे इस सी पैलेस की गॉडेस बन चुकी है, यानी गॉड बन चुकी है, जिसे हम लोग अब बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो सीधी सी बात है कि हम तुम्हारी यानी कि प्रिंसेस याल की मदद करना चाहते हैं सी गॉड की इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए। ये बात सुनकर एमसी खुश हो जाता है और क्या लगता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था। याल तुम्हारा जो चार्म है उसने यंग मास्टर को भी पूरी तरीके से पिघला दिया और डायरेक्टली तुम्हारी जो 3 अलायंस के लीडर है, अब वो जितने भी डीमन अलायंस के वो तुम्हारे कंट्रोल में आ चुके हैं, अब वो तुम्हारे सपोर्टेड बन चुके हैं। तभी वाटर स्पिरिट उससे कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो जो मिस याल्लान है उसे सेंस करने दो कि आखिरकार जो गॉड टेम्पल है वो कहाँ पर है। जिसको देखकर एमसीयू गुस्सा आते है, उससे कहने लगता है कि तुम एक गार्डियन स्पिरिट होने के बाद भी कांगियन प्योरली के तुम ये बता नहीं सकते हो कि आखिरकार जो सी गॉड का टेम्पल है वो कहाँ पर है, तुम तो एक नंबर के यूजलेस हो। तभी स्पिरिट चिल्लाते उससे कहने लगती है वो इसलिए क्योंकि जो लोग अटेंड कर लेते हैं डिवाइन रिविलेशन को सिर्फ और सिर्फ वही सी गॉड टेम्पल को वहां पर सेंस कर सकते हैं और उसके गुस्से के पॉइंट्स भी रेज पॉइंट्स भी हमारे एमसी को मिल जाते हैं। अब जबकि हमारे प्रिंसेस के पास ये मौका मिल चुका है तो वो सेंस करने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो है कहाँ। जिसको देखकर एमसी एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि यार लन कहाँ तुम्हें दिखाई देने में लगा हुआ इस एंडलेस सी में, ये सी गॉड का टेम्पल तुम्हें कहाँ पर महसूस हो रहा है। तो वो बता के उससे कहने लगती है कि ये इस सी के अंदर समंदर के अंदर मौजूद ही नहीं है बल्कि में 10,000 मीटर हमारे सर के ऊपर है, यानी कि आसमान में। जब ये बात इसे पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है, कहने लगता है क्या सी गॉड का टेम्पल समंदर में नहीं है। हे ऑथर क्या तुम हमारे साथ मजाक करने में लगी हो, ये तुम रूल के हिसाब से क्यों नहीं खेलते। और भाई साहब अपने पैर की मिडल फिंगर दिखा रहा ना कि अपने हाथ की, भाई तू कौन से रूल के हिसाब से खेल रहा है। ये बात सुनने के बाद कौन उसके पास आकर उससे लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सभी के सभी लोग, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तैर सकता हूँ पानी में, लेकिन शायद तुम्हें ये बात भी भूल रहे हो कि मैं आसमान में भी उड़ सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी खुश हो जाता है, एक अजीब सा चेहरा बनाकर उसका धन्यवाद कहने लगता है और उससे कहने लगता है कि वाओ डूड क्या तुम तो बड़े काम के बंदे निकले। और उनको ये देखकर काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होता है और उससे कहने लगता है कि भले ये मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है लेकिन मुझे फिर भी इसको इसको देख शकल देखकर गुस्सा क्यों आने में लगी हुई है। और ये कहावत सुनते हुए हमारे जो कुन है वो उन सभी को अपने पीठ पर बैठा आसमानी की ऊंचाइयों पर उड़ाकर ले जाने लगता है और ऐसा ले जाते हुए उसे काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हमारा एमसी काफी खुश होता है और मनी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना अल्ट्रा हाई अनलिमिटेड स्पीड पर उड़ने की कोई उड़ने के लिए मुझे चीज मिल जाएगी। ये प्लेन तो भाई फ्री की टिकट के साथ उड़ने में लगा हुआ हूँ, किसने सोचा होगा इसके बारे में, मेरे अलावा कौन ही कर सकता है। तभी ये कहने लगता है कि मिस यालन क्या आपने यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगाया है सी गॉड के टेम्पल को। तो यालन उससे कहने लगती है कि ऑल राइट ठीक है मैं अभी देखती हूँ कि आखिरकार वो कहाँ पर है। तभी वह अपने सामने देखती है तो एक अजीब सा उड़ता हुआ पहाड़ दिखाई देता है जिसके बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज दिख रही होती है। और जब वो लोग उसे देख लेते हैं तो वो तुरंत उस उड़ते हुए टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। और जब हमारा एमसी से देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि अनबिलीवेबल, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि जो सी गॉड का टेम्पल है वो एक्चुअली में एक फ्लोटिंग आइलैंड है। लेकिन आखिरकार मुझे ये सी गॉड का जो टेम्पल है वो बिल्कुल उस प्रिंसेस की साइन की तरह क्यों दिखने में लगा हुआ है जो कि यालन के लिए इल्यूजन में मैंने खुद बनाया था। तभी प्रिंसेस उसे जांगबी कहकर बुलाते उससे कहने लगते कि आखिरकार तुम वहां पर खड़े खड़े क्या करने में लगे हुए हो, अब हमें अंदर चलना चाहिए। और तभी उसे प्रिंसेस इल्यूजन वाली और बाहर दोनों सेम टू सेम नजर आती हैं और वो दोनों से ही प्यार करता था, जिसको देखकर पूरा लाल पड़ जाता है और खुद से सोचने लगता है क्या यही हमारी किस्मत है, इस तरीके से हमारा मिलना बना हुआ था। और तभी वो प्रिंसेस अपनी पुरानी यादों को देखने लगती है, उस मूर्ति को देख याद करती है कि आखिरकार ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह दिखता है और कहने लगती है इसको देखकर ये तो बिल्कुल मेरे उस इल्यूजन की तरह है, बिल्कुल मेरी ही तरह। सी गॉड आखिरकार 10,000 सालों बाद फाइनली तुम्हारा जो डेस्टाइन्ड वर्ल्ड है वो यहाँ पर आ चुका है। और जो स्पॉट रिस्पेक्ट होती है वो भी काफी ज्यादा रोने लगती है उसको देखने के बाद। तभी जो असली वाली गॉडेस होती है, असली वाली जो प्रिंसेस होती है 500 साल पहले, वो देखकर उससे काफी खुश होती है और मुस्कुराते उससे कहने लगती है कि शुई शुई काफी समय बाद मिले, तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। आखिरकार मेरे जो डिसेंडेंट है वो यहाँ पर अगर वो सी गॉड की इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं और वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्या तुम इस बात से एग्री करती हो। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सोचती है और सारी की सारी मेमोरी याद करने लगती है किस तरीके से इसकी जर्नी रही है और कहने लगती है कि मैंने हमेशा दूसरों पर सिर्फ मुसीबत ही ढाई है और कुछ नहीं। लेकिन हमारा एमसी अभी भी से चीयर अप करता है और उससे कहने लगता है कि या अल्लाह मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें आगे जाना चाहिए। जब इतना ज्यादा सांत्वना मिलती है, इतना ज्यादा इतना ज्यादा भरोसा करता है हमारा एमसी उस पर, तो वो कैसे उसके भरोसे को तोड़ सकती है। तो कहने लगती है कि जियांग भी बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे अपने दम दिखानी होगी, पावर दिखानी होगी, एक बात के लिए तो बहादुर बनना ही पड़ेगा। और अब तो मुझे मौका भी मिल रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं इसके साथ मिलकर अब जिंदगी जी सकती हूँ, बल्कि में मुझे अपने इस सी पीपल को यानी कि समंदर में रहने वाले जितने भी जीव है, मिलियंस में ट्रिलियंस में जितने भी जीव हैं उन सभी की भी सुरक्षा करनी है। और वो तुरंत एग्री हो जाती है उसके परमिशन से। और तभी असली वाली जो गॉडेस है सी गॉडेस उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, अब जबकि सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है तो मैं आज से और अभी से तुम्हें यहाँ पर सी गॉड की पोजीशन प्रोवाइड करवाती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी के सभी बीन्स को बिना किसी भेदभाव के प्रोटेक्ट करोगी। अब जबकि तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है वो काफी ज्यादा लो है, जिसके कारण तुम मेरी इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से झेल नहीं सकती हो, इसलिए मैंने सी गॉड की जो इनहेरिटेंस है उसे एक फ्रूट में बदल दिया है और उस फ्रूट को डायरेक्टली याल्लान के मुंह में डाल देती है और कहने लगती है गॉडेस उससे जब तुम इसे रिफाइन कर लोगी तब तुम एक ट्रू सी गॉड बन जाओगी। और उसके बाद उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। इसको देखकर एमसी शॉक हो जाता है और
कहने लगता है कि वाओ, मानना तो पड़ेगा, ये किस तरीके की प्रेस्टीज फील होने में लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिवाइन बीइंग आ गया हो हमारे सामने। आखिरकार कहाँ पर है प्रिंसेस? तभी सामने जैसे ही अपनी आंख खोलकर देखता है तो एमसी शॉक हो जाता है और पता चलता है कि हमारी जो प्रिंसेस है वो तो छोटी हो चुकी है, लोली बन चुकी है, जिसको देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और क्या लगता है कि यालन आखिरकार तुम इस तरीके से रिग्रेट क्यों हो गई। और कंफ्यूज होते हुए डायरेक्टली उस गॉडेस से पूछता है कि इसके साथ क्या हो चुका है, कि आखिरकार जो यालन है वो एक बच्ची के तौर में क्यों बदल चुकी है। तो गॉडेस उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सी गॉड का फ्रूट है जैसे जैसे वो रिफाइन करती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो नॉर्मल बॉडी है वो वापस आ जाएगी। ये सुनने के बाद हमारा एमसी और कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि मैं अभी भी यहाँ पर एक हाई क्वालिटी का बंदा हूँ, अनमैरिड हूँ, 20 साल का बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पर मुझे बच्चों को पैदा कर बच्चों को पालना पड़ेगा। मैंने लेकिन इतना बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों को पालने का मुझे। लेकिन तो तभी कुन उससे कहने लगता है कोई बात नहीं है जियांग भाई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मिस यालान को अपने चाइल्ड ब्राइड की तरह पाल सकते हो, उसे बड़ा कर सकते हो अपने साथ रहकर। इस बात से एमसी को गुस्सा आता है और वो उस बंदे की मुंह चोंच पकड़ लेता है, बिल्कुल सुनी वाली याद आ गई, और उससे क्या लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी छोटी प्रिंसेस उसके पास चली जाती है, जिसको देखकर एमसी घबराता है। उससे क्या लगता है आखिर का जो टॉप 10 गुड मैन है वो सभी की सभी कंट्री के, मैं वाकई में मानना तो पड़ेगा मैं टॉप 10 में आता हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा बंदा हूँ। अब जबकि मैंने इल्यूजन में यालन को किस कर ही दिया था तो मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी इसके लिए। तभी गॉडेस इससे कहने लगती है कि अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी आगे की जो जर्नी है वो काफी डिफिकल्ट होने वाली है। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, अब हम तुम्हें और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अब जब सभी के सभी लोग बाहर आ जाते हैं तो कौन उससे कहने लगता है कि हमारी जो प्रीवियस फुलिशनेस है, जो बेवकूफ़ी दिखाई थी हमने, उसके लिए माफी चाहेंगे, जिसके कारण हाँ तुम्हारे जो फादर है उसे वो डिसोलेट पकड़ कर ले जा चुका था। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें इस तरीके से माफ कर दूंगा। अब जबकि तुमने यल्लान की मदद की है तो ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें कोशिश करूंगा माफ करने की। एक बार मैं अपने डैड को वापस हासिल कर लूँ तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से पीटने के लिए वापस जरूर आऊंगा। तो ओल्ड ट्रेनर कहने लगता है कि ठीक है मुझे समझ में आ चुका है, अब यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले बे। और वह फाइनली हमारा एमसी वहां से उन सभी को छोड़कर निकल पड़ता है और क्या लगता है ठीक है बाद में जरूर मिलते हैं। तो पीछे से चिल्लाते हुए क्या लगता है कि एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें इस एंडलेस सी में हमारे एंडलेस सी के लिए याल्लान को प्रोटेक्ट करना होगा अब तुम्हें। जब वे लोग शिप पर जा रहे होते हैं तो हमारा एमसी नक्शा देखता है और क्या लगता है कि ब्रदर एक बार हम इस जगह को छोड़कर चले जाएं तो जो दैट गॉड स्टेट है वो हमारे सामने आ जाएगी। उसके बाद हम मून एक्लिप्स कंटेंट की तरफ पहुंच जाएंगे, जिसको देखकर उसका ब्रदर उससे क्या लगता है कि जो मॉम है वो अभी भी मिसिंग है और हमारे डैड को कैप्चर कर लिया जा चुका है। ब्रदर तुम्हारे पास कोई क्लू वगैरह है कि हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स सी बात है कि हम किस तरीके से मून एक्लिप्स कंटेंट में पहुंचने वाले हैं, जब हम कांटेक्ट कर सकते हैं डैड पर वहां पर जाकर उनकी उनकी डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल कर जो उन्होंने मेरे पास छोड़ दी थी। अगर आपने लास्ट एपिसोड्स देखे होंगे तो उसमें पता है होगा किस तरीके से उसके फादर ने उसको अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करवा दी थी ताकि वो ट्रैक कर सके उसे। उसके बाद हमारा एमसी प्रिंसेस और वो दोनों तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं मून एक्लिप्स कंटेंट। और प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है, वो एक बच्ची की तरह है और कुछ नहीं। जाते जाते उसकी नजर किसी पर जाती है जिसको देखकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उससे कहने लगते हैं जरा देखो तो जरा वहां पर क्या होने में लगा हुआ है, पिल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल सही का जो एल्केमिस्ट एसोसिएशन है वो रेयरली रिक्रूट करते हैं, मैं भी तो देखूं आखिरकार क्या मैं यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं हम लोग। तभी वहां पर कुछ लोग गुजरते हैं और कहने लगते हैं किसे इस बात से फर्क पड़ता है, जल्दी से जाओ और रिपोर्ट करो इसके बारे में पहले। और आसपास चलते चलते जब हमारा एमसी सभी कल्टिवेशन लेवल देखता है तो काफी शॉक हो जाता है। सभी के सभी लोग स्काई रियलमी पर होते हैं, कोई फोर्थ ऑर्डर पर, सेकंड ऑर्डर पर एंड फर्स्ट ऑर्डर पर, जिसको देखकर एमसी शॉक होते हैं। कहने लगता है कि ये पूरी की पूरी जो मून एक्लिप्स कंटेंट है, जैसा कि हमारे डैड ने कहा था यहाँ पर सभी स्काई रियलमी के एक्सपर्ट तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे कुत्ते बिल्ली फिरते हैं हमारे गली में। जो हेगो रियलमी के हेगो रियलमी के जितने भी लोग हैं वो तो साले ऐसे हैं जैसे चींटियों के झुंडो। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार जो पिल कॉन्फ्रेंस है वो ये चीज क्या है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर सिस्टम बाहर आती है और उससे कहने लगता है कि हे होस्ट, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम अभी तक कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, अब तुम वापस से उस स्टार्टिंग लाइन पर आ चुके हो, उस कल्टीवेटर के मून एक्लिप्स कंटेंट पर। यानी कि मून एक्लिप्स कंटेंट के जो भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें और द हार्ड वर्क करना होगा पावरफुल बनने के लिए। तो हमारा एमसी उसके गलुए खींचता है द्वारा से सिस्टम के और उससे क्या लगता है कि तुम तो गेट लॉस यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाओगे, मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सिस्टम उससे क्या लगता है कि यार मुझे छोड़ो यार प्लीज। तो हमारा एमसी थोड़ा सोचता है इसकी बात सुनकर, उससे क्या लगता है कि मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि हमें वो हब मिल सकती है जिससे कि हम ओल्ड डाउ के जो हार्ट मर्डेंस है हम पिल कॉन्फ्रेंस में जाकर उसको रिपेयर करने के लिए वो हब को ढूंढ सके। तभी जो वहां पर याद आती है उसका क्या लगता है कि यंग मास्टर फाइनली आपने मुझे इस पूरी सीरीज में अब जाकर याद तो किया अपने उस ओल्ड मैन को। अब जबकि हमारे एमसी के पास एक मौका मिल चुका है तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि ब्रदर हम फादर को ढूंढने के लिए तो बाद में भी जा सकते हैं, हमें सबसे पहले साइन अप कर लेना चाहिए इस पिल कॉन्फ्रेंस में। आपको क्या लगता है? वैसे भी जो हमारे फादर है वो इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाले। तभी हमारा एमसी सभी लोगों के ऊपर चढ़ जाता है और क्या लगता है कि ओ माय गॉड जो पिल कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन है वो इतने ज्यादा पैक्ड क्यों भाई, इतने ज्यादा लोग क्यों आए, लगता है कि मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। और तभी हमारे एमसी एक खुराफाती दिमाग जलता है, उसे दिमाग की बत्ती जल जाती है बिना समोसे और वहीं पर पैसों वाली मशीन लगाकर चला देता है और क्या लगता है कि आसमान से पैसा गिर रहा है ना बीड़ू बीचो बीनो भाई बीनो, अमीर बन जाओ रे अमीर।
अब पैसों के लालच में भाई सभी के सभी लोग एक दूसरे को चलना चालू कर देते। हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है और जल्दी से जाकर उससे क्या लगता है कि मेरा नाम जियांग बेई है और जियांग नान मेरे ब्रदर का नाम है, जल्दी से हमें साइन अप कर दो। तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे बताते उससे क्या लगता है कि यंग मास्टर, अगर आप पिल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें पहले पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पिल कंपटीशन में सबसे पहले। जिसको देखकर एमसी पूछता है कि आखिरकार ये पिल कंपटीशन क्या है। तो वो लड़की सारी जानकारी देती है और उससे कहने लगता है कि जो पिल कंपटीशन है डिवाइड किया गया है 4 राउंड्स में, बेसिक पिल नॉलेज, पिल फायर कंट्रोल, पिल एप्रेसल एंड पिल रिफाइनिंग। जिसको देखकर वो काफी तक खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है क्या यहाँ पर कोई या फिर प्रॉफिट या रिवॉर्ड वगैरह है क्या इस पल कंपटीशन में जीतने के लिए या फिर पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसा कि टाइपिकल कंट्रीब्यूशन नोवेल में होता है। एब्सोल्युटली होना तो चाहिए था। ये बात सुनकर रिसेप्शन उससे कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा फेमिलियर हो इस वाले रूट से, तो मानना तो पड़ेगा, तुम्हें दिमाग तो है। इस तरह के बिहेवियर को देखकर एमजी को थोड़ा डाउट होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे इस तरह की कस्टमर सर्विस क्यों मिल रही है, जैसे कि बहुत ज्यादा ताबू की कस्टमर सर्विस हो। तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगती है कि ऑफकोर्स यहाँ पर रिवॉर्ड होने वाला है और बताती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेयर हब्स ही नहीं बल्कि मैं हिडन बेनिफिट्स भी मिलने वाले पिल कॉन्फ्रेंस में। जिस बात को सुनकर वो एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है जल्दी जल्दी मुझे इस पिल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए साइन अप कर दो। तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि ओ डियर, अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें पिल फाइल लेवल टेस्ट करवाना होगा, तभी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, तभी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मीट करेगा तुम्हारा। जिसको देखकर हमारा एमसी उदास हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ओ शिट, मेरे पास तो पिल फायर है ही नहीं। जिसको देखकर उसे गुस्सा आ जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मेरा समय किस लिए बर्बाद करने में लगे हो, अगर तुम्हारे पास पिल फायर मौजूद ही नहीं है तो। और लात मार के हमारे एमसी को उसके कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसको देखकर हमारा जो एमसी का ब्रदर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एमसी चिल्लाते हैं उससे कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी दूसरों को गाली देने में लगी हुई हो, इतनी देर स्विच कर दिया। और जब ये बाहर जा ही रहे होते हैं तभी एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वांग यूहान। तभी वांग यूहान उसके पास आकर उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारी जो पिल फायर उसे कंडेंस करने के लिए, और तुम उसके बाद पिल कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो हमारे एमसी के ब्रदर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार जो तुम कहने में लगी है वो बात सच है क्या यंग लेडी। तो हमारा एमसी को थोड़ा डाउट होता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस तरीके की ट्रिक का भरोसा कैसे कर सकते हो, इस खासकर इस जैसे बच्चे जैसे रिमार्क वाली इस गर्ल पे जो कहने में लगी ये लड़की हमसे, उस पर कैसे भरोसा कर लिया आपने, क्या आप इस बात का डर नहीं है कि ये पिरामिड स्कैम भी हो सकता है। तो वांग युआन उससे कहने लगती है कि यहाँ पर मेरी एक कंडीशन है कि जब तुम जो मेरे साथ, अगर तुम यहाँ पर जीत जाते हो पार्टिसिपेट कर लेते हो तो मैं मेरे साथ ज्वाइन करना होगा क्रिएशन सेट को। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसी जगह है, क्या तुम बता सकती हो हमें इसके बारे में कि हम क्यों पार्टिसिपेट करें पिल कंपटीशन में इस जगह पर जाने के लिए। मुझे लगता है कि इस जगह पर तुम्हारे इस जगह को ज्वाइन करने के लिए, सेट को ज्वाइन करने के लिए हमारा इससे कुछ भी लेने देना नहीं होना चाहिए। तो हमसे भी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम हमारे पास बहाने ढूंढने में लगी हुई हो ताकि तुम मेरे ब्रदर पर हिट कर सको। मुझे पता है कि मेरा ब्रदर काफी ज्यादा हैंडसम है। मिस वांग युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो वो उस पर गुस्से में देखती है बहुत ज्यादा और उससे कहने लगती है कि आखिरकार इस कंपटीशन को जीतने की जो प्राइज है, जो पिल कंपटीशन को जीतने की जो प्राइज है वो इसका स्टार हब है और एक अपॉर्चुनिटी कल्टिवेट करने के लिए क्रिएशन सेक्टर में। भरोसा करो या मत करो इस बात पर। और इसके गुस्से के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं हमारे एमसी को। ये बात सुनने के बाद सिस्टम तुरंत बाहर आती है और एमसी को बताते कि होस्ट तुम्हें इसके बात से एग्री होना होगा, क्योंकि जो स्काई स्टार हब है वो एक्जैक्टली वही चीज है, तुम्हें ओल्ड ड्यूक की हार्ट मॉडल्स को रिपेयर करने के लिए जो हब चाहिए वो वहीं मिलेगी। तो हमारा एमसी इसको देखकर कहने लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है तो मैं एग्री हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार जो पिल कंपटीशन का जो रिवॉर्ड होने वाला है, मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि आखिरकार वो हमारे पास कैसे आ जाएगा। तो वो उससे कहने लगती है कि मुझे देखकर लगता है कि मैं तुम्हारा जो भरोसा है वो इतनी आसानी से कलेक्ट नहीं कर सकती हूँ बिना कुछ तुम्हें दिखाए हुए। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ बढ़िया चीज। और उसे टोकन देते हैं उससे कहने लगता है ये मेरा एल्केमिस्ट एसोसिएशन का बैज है, तुम इसे ले जा सकते हो एल्केमिस्ट एसोसिएशन पर जाकर वेरीफाई करवाने के लिए। मेरा भरोसा करो या मत करो ये तुम पर डिपेंड करता है। अब तभी हमारा एमसी तुरंत उसे एग्री करने के लिए अपने ब्रदर को मनाने लगता है और कहने लगता है कि देखते हैं कि आखिरकार ये वुमन का पर्पस क्या है हमें इस तरीके से अप्रोच करने के लिए। यहाँ पर वो होटल में चले जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो हमारा एमसी होटल का रूम बुक करते हुए कहने लगता है कि यंग लेडी के लिए एक अलग से रूम बुक कर देना और हम दोनों के लिए एक। हम जैसे 3 बुक करने के लिए कहता है तो वो तुरंत बोल देता है होटल वाला बंदा कि हमारे पास माफ कर देना, लेकिन पिल कंपटीशन होने के कारण यहाँ पर ज्यादा लोग आ चुके हैं तो हमारे पास ज्यादा कमरे नहीं बचे हैं, तो तुम आखिरकार एक ही रूम में क्यों नहीं रहते। ये बात सुनकर एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है। उससे कहने लगता है कि मुझे पता था ये ओल्ड फॉर्मूला वापस से, ये सिमिलर प्लॉट, ये जो प्लॉट लाइन है वो कुछ जानी पहचानी सी क्यों लगने में लगी हुई है, जहां तक मुझे याद है मेरे पुराने वर्ल्ड। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। मैं वाकई में इस वुमन के साथ बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि जो जियांग नान की ऑफिशियल पार्टनर है वो साफ साफ इसके चेहरे पर लिखा हुआ है ऐसा कि ये ऑफिशियल पार्टनर बनने वाली है मेरे ब्रदर की। जब ये इतना सोचने में लगा हुआ था तभी उसके पॉकेट में जो पेड़ होते हैं वो बाहर निकल पड़ते।
जिसमें से यालन बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद तुरंत वो खाना मांगने लगती है। इसको देखकर एमसी शॉक होता है, कहने लगता है कि शिट, फिर से तुम्हें यहाँ पर भूख लग चुकी है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लगता है कि जो सी गॉड का जो फ्रूट है तुम्हारे उसे खाने के कारण तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो यलन का एपिटाइट है यानी खाने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा बिग हो चुकी है पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा। भले ही मैं कितना भी अमीर क्यों नहीं बन जाऊं, लेकिन जो मेरा वॉलेट है, जो मेरे पास पैसा है, वो बिल्कुल भी इसके खाने की कंडीशन को नहीं झेल पाएगा। और आखिरकार जो यालन है वो स्ट्रॉन्गर बनती जाएगी जैसे जैसे वो इसको रिफाइन करती जाएगी उस पेड़ को। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वो भले ही छोटी बन चुकी है, लेकिन पहले से पावरफुल भी बन चुकी है। ये कहीं बड़ी होकर कोई सुपर स्ट्रॉन्ग टोडलर ना बन जाए, कहीं ये वैसी ना बन जाए, मैं क्या बोलूं। दूसरी तरफ हमें हमारे एमसी के ब्रदर को दिखाया जाता है, जहां पर वो मिस वांग के साथ बैठा हुआ था और वो उसे घूरता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदी मुझे इस तरीके से क्यों घूरने में लगी हुई है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कहीं ये मुझे जिंदा ही नहीं चबा जाए, यानी खा नहीं जाए मुझे। दूसरी तरफ वो इस वांग भी उसकी तरफ घूरती है और मन में सोचते हैं, कहने लगती है कि ये बंदा इतना नर्वस क्यों है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी कभी इसे खा जाऊंगी। जैसे मिस वांग ये उसे बुलाती है तो वो काफी शॉक हो जाता है। उससे कहने लगता है कि यंग लेडी, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो जल्दी से कुछ कह दो ना। तो मिस वांग उसके पास आकर उसके तकिए को छुड़ाती है। उससे कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे इतना क्यों डर लगने में लगा हुआ है, मैं कहीं तुम्हें खा तो नहीं रही। तो हमारा एमसी का ब्रदर उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही हो। तो मिस वांग उससे कहने लगती है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी बोन्स और मर्डन्स को ऑब्जर्व करने में लगी हुई थी, और अब मुझे तुम्हें देख लिया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी जो कंडेंस कर सकते हैं ना पिल फायर को, उसे काफी ज्यादा तेजी से कर सकते हैं और काफी क्विकली। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि गलतफहमी हो चुकी थी यंग लेडी, क्या तुम्हें कोई रास्ता मिल चुका है ऐसा करने का। तो वो तुरंत उसके पीछे आ जाती है और घुमाकर उससे कहने लगती है कि ठीक है, अब समय आ चुका है हमारी टेक्निक करने का। और हमारा ये ब्रदर है एमसी का, वो कहने लगता है मन में सोचते हुए कितनी ज्यादा फायर से मारना तो पड़ेगा ये। मुझे पता है कि तुम एक फायर एट्रीब्यूट के कल्टीवेटर हो, तो कंडेंस करोगे ना पिल फायर को, वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाला। इसलिए मैं अपनी इनर फोर्स को तुम्हारे अंदर डालने वाली हूँ। तो जितना हो सके इतना सर्कुलेट करना मैं अपनी डांटेन में से, और चैनलिंग करने की कोशिश करना अपने इनर फोर्स को अपने डाउनटन के थ्रू अपने इंडेक्स फिंगर से, और अपने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करना ताकि तुम इसे बाहर निकलकर दूसरों को शो कर सको। और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वैसे ही हमारे एमसी का ब्रदर यानी कि जियांग नान करने लगता है और कहने लगता है कि ठीक है अभी मुझे इंडेक्स फिंगर से बाहर निकालने का है वीडियो। तभी पीछे से मिस वांग कहने लगती है कि अब तुम्हें फोकस करना है अपने माइंड पर, इमेजिन करना है कि एक फायरबॉल कंडेंस होने में लगी हुई है तुम्हारे उंगलियों की टिप पर, यानी कि उंगली के ऊपर, और फोकस करना है तुम्हें जितना ज्यादा हो सके अपने फिंगर टिप पर। और ऐसा करने के बाद जियांग नान के तुरंत हाथों में फायर आने लगती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये बंदा फाइनली फायर को कंडेंस करने में कामयाब रहा, जिसको देखकर वो खुश हो और खुशी के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और कहने लगता है कि मिस वांग योहान, मैंने फाइनली यहाँ पर ये कर दी। और सिर्फ सिर्फ यही खुश नहीं होता, बल्कि मैं मिस वांग यांग भी काफी खुश होती है और कहने लगती है कि फाइनली तुमने नहीं किया बल्कि मैं हमने मिलके किया है। तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी है, हमने मिलके किया है, और मैं इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हूँ इसमें। और दोनों के दोनों इतने ज्यादा क्लोज हो जाते हैं खुशी की माने कि ये भूल जाते हैं कि आखिरकार सिचुएशन को क्या हो रखी है, और दोनों के दोनों के चेहरे लाल पड़ जाते हैं और कहने लगता है मन में सोचते सोचते कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा क्लोज क्यों हो भाई। दूसरी तरफ कहानी जाती है हमारे एमसी की तरफ, जो कि अपनी प्रिंसेस को खिलाने में लगा हुआ था, बहुत ज्यादा सामान खरीदता है, लेकिन प्रिंसेस अभी भी वहां पर उससे टॉफी मांगने लगती है और कहने लगती है मुझे ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है। हमारा एमसी परेशान हो जाता है खरीद खरीद कर, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहने लगता है कि लिटिल एंसेस्टर, हमने इतना सब कुछ तो खरीद लिया है, पहले ये तो खत्म कर लो। जिसको देखकर वहां पर हमारी प्रिंसेस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहीं पर रोना चालू कर देती है। और जब वो बीच मार्केट में रोती है तो हमारा एमसी शॉक होते कहने लगता है कि अरे शिट, ये तो गड़बड़ हो गई। लोग आते हैं चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहने लगते हैं किसका बच्चा रो रहा है भाई, किसका बच्चा रो रहा है, कितनी ज्यादा बुरा हुआ है इस बच्चे के साथ, इस तरीके से किसी ने रुला दिया, शर्म भी नहीं आती इस बंदे को। हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्लीज यार तुम मत रहो। कैसा लगा कि अगली बार में जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तब मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कैंडिड हॉटरस खिला दूंगा, यानी कि चॉकलेट खरीद दूंगा नेक्स्ट टाइम। और शांत करते करते दूसरों को बताता है कि माफ कर देना, ये मेरी सिस्टर है और कुछ नहीं। और तभी एक बंदा कर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ध्यान रखना चाहिए, आखिरकार यहाँ पर पता नहीं क्यों आजकल हमारी इस जी सिटी से रिसेंटली में बहुत ज्यादा बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। ये बात सुनकर हमारे एमसी को थोड़ा डाउट होता है, सीरियस चेहरा बनाकर उससे पूछने लगता है क्या ऐसी बात है, क्या उन्हें पता चला कि कैसे मिस हो रहे हैं और क्या होने में लगा हुआ है। तो वो बंदा बताता है, उससे कहने लगता है किसे पता होगा, हमें तो इसके बारे में कुछ भी ना पता कि आखिरकार जो जियो सिटी है उसके पास कोई भी सिटी लॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसके कारण यहाँ के जितने भी सेक्ट है उन्होंने अपने डिसिपल्स को भेजा तो था कई बार यहाँ पर पता लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाया। ये बात सुनकर हमारा एमसी अपनी लिटिल प्रिंसेस को लेकर वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि ब्रदर जो मिस वांग है वो तुम्हें ढूंढने में लगी हुई है। उसका ब्रदर आकर उससे कहने लगता है हमारे एमसी, तो हमारा एमसी उस बंदे से बाय बाय कहते हुए जाता है और उससे कहने लगता है कि आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ये सब रिमाइंडर दे दिया या फिर बता दिया। और मिस वांग इस बात काफी ज्यादा गुस्से में होती है और एमसी पे चिल्लाते हुए क्या लगती है कि तुम किसी तरीके कोई मंकी वगैरह हो कि तब देखो तुम यहाँ पर गायब हो जाते हो और इतनी जल्दी तुम सड़क पर कैसे पहुंच गए। एक यंग लेडी को इस तरीके से इतना ज्यादा इंतजार करवा दिया, तुम्हें पता भी है। जितना ज्यादा गुस्से में देखता है हमारा एमसी, तो मन में सोचता है क्या लगता है कि शिट, ये तो वाकई में बहुत फायर्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा ब्रदर है उसे अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अब तो। और तुम भड़वे इंसान कहीं के, तुमने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि मैं
मेरे सारा का सारा वॉलेट का जितना भी पैसा है वो खत्म करने में लगी हुई हो। तो हमारा एमसी कहने लगता है कि जो यालनान थी वो इस बात काफी ज्यादा भूखी थी, इसलिए मैं कुछ खिलाने के लिए ले गया था। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरा ही पर्स मिला था क्या खर्चा करने के लिए? तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरा जो वॉलेट है वो इतना ज्यादा पतला क्यों होता जा रहा, पैसे खत्म क्यों होते जा रहे। तो हमारा एमसी भी फिरकी लेता है और उससे कहने लगता है कि ओह तुम्हारे पैसे थे क्या वो, मुझे पता ही नहीं था। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार स्ट्रीट पर जब मैं पैसे खत्म कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया इस बारे में। और मिस बांग बिल्कुल आग बबूला हो रखी होती है जैसे कोई डीमन बन चुकी हो, और गुस्से में आकर उसके ऊपर कूद जाती है और तुरंत उसके थप्पड़ मारती है, वहीं मुक्का मारती है और दूर फेंक देती है, मुक्का मारती है और कहने लगता है खैर इसके बारे में भूल जाओ, हमारा जो काम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बढ़िया सबक सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन हमारा एमसी कहता है भाई तुमने मुझे अभी हिट तो कर दिया और कितना ज्यादा पीटने का विचार है। भाई ये लौंडिया तो वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और हमारे एमसी को पकड़कर सीधे जाकर जमीन में जाकर पेल देती है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकल पड़ता है और कहने लगती है कि तुम जल्दी से जाओ और अपनी पोजीशन में जाकर बैठ जाओ और अब समय आ चुका है कि तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेट करो, और अपना बदला ले रही होती है उसे पीट पीट कर। लेकिन हमारा एमसी भी एक नंबर का हरामी होता है और क्या लगता है कि अगर ये ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम मेरे बट पर मारना। और ऐसी बात सुनने के बाद उस लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो किसी डीमन की तरह बन जाती है और फिर तो उससे कहने लगती है डैम इट, तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम जल्दी से शांति से बैठ क्यों नहीं पा रहे बे। और फाइनली किसी तरीके से हमारे एमसी को बैठाने में कामयाब रहती है और कहने लगती है कि तुम और जो तुम्हारे ब्रदर है वो दोनों के पास फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कंडेंस कर सकते हो अपनी पिल फायर को बिना किसी परेशानी के बहुत ज्यादा आसानी से। और सारी की सारी प्रोसेस को एमसी को बताने लगती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, अपनी डांटेन में सारी एनर्जी को फोकस करना है, गाइड करना है अपनी पिल फायर को, ताकि तुम अपनी फिंगर टिप्स से डांटेन का यूज कर अपनी स्पेशल एनर्जी को बाहर बुला सको। फिर फोकस करो और अटेंशन करो, इमेज बनाओ कि तुम्हारे हाथों में एक फायर बॉल है अपनी उंगलियों के ऊपर। और ऐसा करते करते हमारा एमसी फाइनली किसी तरीके से आग जलाने में कामयाब रहता है अपनी उंगली के ऊपर, और वो काफी खुश होता है इसको जान। और तभी मिस वांग इसको देखकर उसके पास आती है और गुस्से में आकर डराते उससे कहने लगती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। वैसे एक बात बताऊं, एक रिमाइंडर देना चाहूंगी तुम्हें, तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा कि तुम सर्कुलेट कर लो अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक, दूसरों के सामने ना करो सर्कुलेट, तो बेटर रहेगा। अभी जो करना है तुम जो कर सकते हो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने किसी रिलेटिव कंटेनर के सामने या फिर डिसिपल के सामने अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक दिखाई तो वहीं तुम्हारा सर काट कर धड़ से अलग कर देंगे, ठीक है। ये बात सुनकर एमडी डर जाता है और भाई शौक के मारे पूरा पूरा सूख जाता है और कहने लगता है कि तुम इस तरीके से डरना मुझे बंद करोगी क्या। मिस बांगुन सभी से कहने लगती है कि पर इकट्ठा करने के बाद अब जबकि तुम दोनों ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो और तुम्हें अगर इसे मास्टर करना है तो तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम दोनों के दोनों पिल कंपटीशन में ऑफिशियली में पार्टिसिपेट कर सकते हो कि उसे जीत कर ले पर आओगे या फिर नहीं लेकर आओगे। अब अगर ऐसी बात है तो वाकई में तुम्हें सिखाने वाली हूँ बेसिक एल्केमी के बारे में। जो हमारा जो एल्केमी बेसिक होने वाली है जो कि पिल कंपटीशन में होगा वो टेस्ट किया जाएगा किस तरीके से, और एसेंशियली देखा जाए तो पिल फॉर्मूलाज और फार्मालॉजी के बारे में जानकारी तुम्हें हासिल होनी चाहिए। इस बात को सुनकर जागरण काफी खुश होता है, उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिस बांग, जो हमारी आप इतनी मदद कर रहे हो। तो एमसी कहने लगता है कि ये काफी द मिस्टीरियसली प्री एग्जाम एसेंशियल है क्या वाकई में, ये जो स्किल है हमारे ईस्ट में, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये तो प्रेडिक्ट करना है हमारे एग्जाम क्वेश्चंस को। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम लोगों को वाकई में यही एग्जाम्स में मिलने वाला है, यानी कि उस कंपटीशन में। और वो कहने लगती है कि ये क्या अजीब अजीब तरीके के पिल्स के नाम है, 6 फ्लेवर रिजुवरेशन पिल, क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो कि हम वाकई में कोई गैग मांगा तो नहीं बना रहे, हम ऐसा नहीं कर सकते। और तो और इतना ही मत, अब इतना ही नहीं, तुम इतना मुझसे ये मत कहना कि इस पिल का नाम कि अगर तुम इसे खा लोगे तो तुम पक्का मार जाओगे इसलिए मत खाना, ये कैसा पिल का नाम हुआ बे। तुम तो वाकई में खुश भी बेजार स्टाइल की चीजों को लेकर आकर मेरे पास बोलने में लगी इसे बना लो। अब तुम ये बताओ कि आखिरकार जो मून लाइट वाटर जो सन हैंगिंग लाइट है वो कैसे आएगी हमारे पास, जिसको देखकर मिस वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता और वो तुरंत हमारे एमसी एक जोरदार मुक्का मारती है और हमारा एमसी इतनी जगह आसमान में गिरता है और कहने लगता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा एक ना एक दिन। खैर ये तो बस हमारे एमसी एक मजाक था, और मजाक मजाक में भाई हमारी जो मिस वांग है उन दोनों को पकड़ ले जाती है, जिसको देखकर जियांगनन कहने लगता है कि जो मिस वांग है उनके पास खुद के रीजन होंगे ऐसा करने के लिए, बात तो सही है। और फिर उसके बाद उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, सुनकर पहचानना होता है क्या जियांगनन किसी तरीके से उसे पहचानने में कामयाब रहता है और मिस वांग उसको देखकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन हमारा एमसी थोड़ा एक नंबर का हरामी बंदा, वो सारे के सारे नाम सारे के सारे गलत बताते, जिससे कि मिस वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उस पर आगू बोला होकर कूद पड़ती है। लेकिन तभी आखिरी शब्द कहने वाला होता है जिसको देखकर वो उम्मीद लगाई होती है कि ये कुछ तो सही बोलेगा, और कहने लगता है कि जियांग भाई फाइनली यहाँ पर उसे पता चल चुका है आखिरकार ट्रूली में ये क्या चीज है। लेकिन हमारा एमसी भाई कहाँ मानने वाला, वो अपनी फिर से बकवास देता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी चीज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है। खैर इसके बारे में छोड़ जाओ, अजीब से नाम बोलता है कि पिसिंग बी बॉल्स है ना, सही सही बताना। इस बात को देखकर मिस मांग को और गुस्सा आती है और कहने लगता है कि डैम इट, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि आखिरकार तुम कोई गोश्त वगैरह क्यों नहीं थे। और अब बारी आती है उनको पिल रिफाइन करने की, दोनों के दोनों कल्डरन की तरफ पहुंच जाते और काफी ज्यादा सीरियस भी नजर आते हैं पिल रिफाइनिंग के समय। जियांगनन अपनी पिल्स को रिफाइन करने में कामयाब रहता है, वो भी बिना किसी परेशानी के।
तो हमारा एमसी भी चिल्लाता है कि मैं भी सक्सेस हो चुका हूँ। तभी उसके ब्रदर उसको देखकर काफी खुश होता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने अपने ब्रदर से उम्मीद की थी, ट्रूली में गिफ्टेड है मेरा ब्रदर। लेकिन जैसे ही वो हमारे एमसी की पिल देखता है तो वो पूरा उदास हो जाता है, क्योंकि जियांग बे इस बात को लेकर खुश होने में लगा होता है कि फाइनली किसी तरीके से कल्ड्रन को ब्लास्ट करने में कामयाब रहा था, एक्सप्लोड करने में। और जिसको देखकर वो मिस बांग भी काफी ज्यादा उसको थम्स अप देने लगती है। और उसके बाद कंपटीशन पूरा स्टार्ट होने वाला होता है। तभी हमारा एमसी वहां पर जाकर रिसेप्शन हॉल पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आया हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट उसको देखकर वहाँ काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और उसको कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो ऑलरेडी पिल कंपटीशन का एंड हो चुका है, वो भी कल के समय में डियर। और ये बात जब हमारे एमसी को पता चलती है तो वहीं पर रोना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि शिट, हमने इतनी ज्यादा परेशानी का सामना किया था ताकि हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सके, और हमारी सारी की सारी मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। तभी मिस वांग वहां पर आती है और उससे कहने लगती है कि डिवाइन गोड, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आखिरकार जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने पिल कॉन्फ्रेंस के यस्टरडे मैंने ऑलरेडी उन पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया इन दोनों का, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को जल्द से जल्द कंपटीशन में लेकर जाओ। ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। खैर अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और उससे कहने लगती है कि अच्छा तो आप एस्टिमेट गेस्ट है इस वाइस प्रेसिडेंट के, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो वो रिसेप्शनिस्ट तुरंत उन दोनों को अंदर ले जाने लगती है और उससे कहने लगती है कि जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है, आप अंदर आ सकते। हमारा एमसी कथिंग छाती तो चौड़ी करके अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, जो सिस्टर वांग है उनके पास बहुत ज्यादा कनेक्शन है, मानना तो पड़ेगा। तभी सीन सेट होता है पिल कंपटीशन वेन्यू में। वहां पर एक रिपोर्टर आती है और सभी को रिपोर्ट बताते हुए कहने लगती है, बोलते हुए कि डियर व्यूअर्स, आपकी जो रिपोर्टर्स है वो यहाँ पर आपको लाइव रिपोर्ट करने वाली है कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है। और हमारा जो पिल कंपटीशन है वो ऑफिशियली यहाँ पर आज से स्टार्ट होता है। चलो देखते हैं कि किस कौन सा सेट के जो पार्टिसिपेंट्स है वो इस बार इस कंपटीशन को जीतने वाले हैं और कौन कौन पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले हमारे पास आने वाले हैं पर्पल क्लाउड सेट के यंग मास्टर। पता चलता है कि ये तो लियू यांग है, वो भी हेड प्रिंसिपल है पर्पल क्लाउड सेट का। और देखा जाए तो इनका जो लीडर है वो एक्चुअली में वंस इन अ सेंचुरी अल्केमी जीनियस है, सीनियर ब्रदर लू यांग। और अब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाले हैं क्रिएशन सेट के डिसिपल क्वान मो बा, सेकंड सीनियर ब्रदर है क्रिएशन सेट। और उनका जो लीडर है वो वहां पर कहा जाता है कि सेक्टर रेनोवेड एल्केमी के प्रोडिजी कहा जाता है सेकंड सीनियर ब्रदर क्वान बा को। और लास्ट में फाइनली यहाँ पर आने वाले हैं कोल्ड आइस पवेलियन की टीम, जो कि अप्रोच करने में लगी हुई है। यहाँ पर सेंटर वाली लड़की का नाम होता है लिन मूज यूए, जो कि हेड डिसिपल होती है कोल्ड आइस पवेलियन की। इसका बताया जाता है इनके जो लीडर है वो काफी ज्यादा स्टनिंग ब्यूटी है, एक कल्टिवेशन पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिसका नाम लिन म्यूज यूए है। कहते हैं सभी के सभी लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। इसका जो टैलेंट है अल्कीमी में वो इस लू यांग के मुकाबले में बिल्कुल भी कमजोर नहीं है पर्पल क्लाउड सेट वाले बंदे के। और ये यहाँ पर हमारे लिए कहना सेफ रहेगा कि ये तीनों के तीनों जो फेवरेट है इस पेल कंपटीशन में, हम इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने की हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं इस सेट के इंडिविजुअल्स को पार्टिसिपेट करने वाले, और दूसरे लोगों के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं कि अब इस कंपटीशन में क्या होता है मिलकर। और इस तरह के जो तगड़ा लाइनअप देखता है हमारा एमसी तो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि भाई देखो तो जरा इतना इतना इंप्रेसिव लाइनअप है उन लोगों का, और हमारी साइड में देखो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बाबा, आई मीन मैन पावर से है। तभी जो लिन म्यूज है वो वहां से गुजर रही होती है तो उसकी नजर हमारे एमसी पर पड़ती है, जो कि कोल्ड नजरों से देख रही होती है, जिसको देखकर हमारे एमसी के कहीं पसीने छूट जाते हैं और समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, खा जाएगी अभी। तभी हमें दिखाया जाता है ओयंग जियाओ फेंग को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस जीजुए सिटी के पिल कॉन्फ्रेंस का, जो कि आकर अनाउंस करता है और कहने लगता है कि जो रूल्स है पिल कंपटीशन के वो यहाँ पर क्लियर कर दिए जा चुके हैं सभी के सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन से पहले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करोगे, तो मैं इन्हें दोबारा नहीं रिपीट करने वाला, इसलिए मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी से और अभी से। और यहाँ पर जो हमारा जो पिल कंपटीशन है उसे हम ऑफिशियली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और तभी यहाँ पर तुम लोगों के सभी के सामने एक पिल का फॉर्मूला प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है इस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चंस का जवाब देना है और इसे कलेक्ट कर लिया जाएगा आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, और जो भी सही जवाब देगा इन क्वेश्चंस के वो जीत जाएगा। जब हमारा एमसी उस क्वेश्चन को देखता है तो वो कतई शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बाहर आ जाती है और कहने लगता है कि शिट, क्या ही गॉडली प्रेडिक्शन है मिस वांग की। और वो तुरंत उसे गॉडेस की तरह पूछने लगता है और कहने लगता है कि मिस वांग यूहान आप तो कोई गॉड ऑफ गॉड, आपने सही क्वेश्चन का जब क्वेश्चन बताया कि कौन से आने वाले हैं। और जब वो इस तरीके से काफी मुस्कुरा रहा होता है तो मिस वांग यूहान काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और अभी से चेहरा बनाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि ये बेवकूफ आखिरकार क्या सोचने में लगा हुआ है। मुझे पता है कि जो जियांग नैन है वो काफी ज्यादा लेवल हेडेड है, वो काफी ज्यादा समझदार है और शांति से बना रहता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली। और तभी आधे घंटे बाद वो एग्जाम या फिर 1 घंटे बाद वो एग्जाम यहाँ पर खत्म हो जाता है और वहीं पर रिजल्ट अनाउंस किया जाता है कि जो लियू जियान ये है और है जो भी बंदे उनका नाम लेता है और वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर 84 पार्टिसिपेंट बचे हुए एडवांस में, जिसको देखकर एमसी काफी खुश होता है और कहने लगता है कि यहाँ तक कि तुम इतने इजी से टेस्ट को पास भी नहीं कर सकते हो और तुम यहाँ पर क्रेडिट हासिल करना चाहते हो, इम्पॉसिबल। तभी सेकंड राउंड वहां पर एक्टिवेट होता है और वहां पर सेकंड राउंड में एक मीट का टुकड़ा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये यहाँ पर सभी के सभी कंटेस्टेंट को अपनी पिल फायर का यूज करना है ताकि मीडियम रेयर पर तुम्हें इस बीफ को अच्छे तरीके से पकाना है, ना तो तुम्हें इसे जलाना है ना कच्चा छोड़ना।
जब हमारा एमसी इस कंपटीशन को देखता है तो शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कोई कुक बनने की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए थोड़ी ना आया। अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा एमसी सिस्टम को बुलाकर उससे कहने लगता है कि लिटिल एंड यहाँ पर मेरी मदद करो ताकि मैं इंटरनल टेम्परेचर को यहाँ पर मॉनिटर कर सकूँ इस स्टिक के रियल टाइम पर वो भी। तभी सिस्टम कहने लगता है कि ठीक है बॉस। सिस्टम कहने लगता है कि होस्ट रिपोर्ट किया जा रहा है कि आपका जो स्टिक है वो उसका इंटरनल टेम्परेचर 67 डिग्री तक पहुंच चुका है, काफी जूसी है और काफी मजेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा और परफेक्ट मीडियम वेल स्टिक। और जब हमारा एमसी का जब स्टिक पक जाता है उसका मीट का टुकड़ा, तो वो अपने काफी कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेशन बनाता है और कहने लगता है कि मैं कितना एक्सीलेंट हूँ। चलो देखते हैं जो कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो लिटिल हाई टेक शॉक है ना देते हैं। और इस तरीके से पहले टॉप 3 राउंड में पहुंच जाते हैं। तीसरे राउंड स्टार्ट होता है पिल अप्रेजल का और वो भी उसे क्लियर कर लेता है तो फोर्थ राउंड में पहुंच जाते हैं। उसमें पिल रिफाइनिंग का फोर्थ राउंड होता है। सभी के सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन दिया जाता है कि यहाँ पर जो 23 कंटेस्टेंट है वो टॉप 5 के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और कम्पीट करेंगे। और ये जो राउंड है उसमें पता चलेगा कि आखिरकार तुम्हारे किस तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है पिल रिफाइनिंग एबिलिटीज के बारे में। और तुम्हारे सामने सारे के सारे पिल फॉर्मूलाज को डाल दिया जा चुका है और एग्जाम क्वेश्चन में तुम्हें यही दिया जा रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, 4 कंटेस्टेंट यहाँ पर चूज किए जाएंगे एक पिल फॉर्मूला के लिए रिफाइन करने के लिए। अब तुम्हें क्या रिफाइन करना है तुम खुद देख लो। जो मटेरियल है वो लिमिटेड है तो जो पहले आएगा उसे पहले मिल जाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिस बात से सभी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और क्या लगता है कि मैं जो रिटर्न सोल पिल है वो बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चूज करने वाला हूँ मटेरियल्स को और सभी के सभी लोग फाइट करने लगते हैं सिर्फ उसको हासिल करने के लिए। जब हमारा एमसी जब उन पिल्स के नाम देखता है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन ही मन में क्या लगता है कि आखिरकार मैं इनमें से चूज करूँ तो करूँ कैसे चूज। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार जो 2 एक्सट्रीम पिल है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। यहाँ तक ये डोंट ईट वाली जो पिल है अगर तुम इसे खाओगे तो मर जाओगे पिल का जो फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन ये अब तो लगता है कि मेरा अंत होने वाला है यहाँ पर। तो हमारा एमसी भी बाकी सभी लोगों की तरह वहां पर रोना चालू कर देता है कि अब क्या करें, अब हमें गिव अप करना पड़ेगा क्या। जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया बिल्कुल भी मूनलाइट वाटर ना ही सन हैंगिंग लाइट को, ये इंग्रेडिएंट तो उन्होंने तैयार भी ना किए। और हमारा एमसी रोते रोते उससे कहने लगता है कि शिट मैं तो इसमें बहुत ज्यादा बुरा हूं। और पता चलता है कि ये तो यहाँ पर मजाक करने में लगा हुआ है और काफी मुस्कुराने लगता है उसको देखकर। और इसकी मुस्कुराहट देखकर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगती है, कांड तो करने वाला है ये बंदा। और इसी मुस्कुराहट के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नेक्स्ट पार्ट लास्ट होने वाला है इस सीरीज का, आई मीन सीरीज एंड हो जाएगी, उसमें सारे के सारे कवर कर दूंगा सारे के सारे चैप्टर्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो 100 का सपना यार, प्लीज यार उम्मीद करता हूँ कि यार सब्सक्राइब करो, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखाओ ना प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, sayonara एंड साइनिंग आउट।